चलिए, तो अच संधि में देख रहे थे ना, अथ अच संधि ही, तो अचाम संधि अच संधि ही, क्या अलौकिक विग्रह किया? अचाम संधि अच संधि अलौकिक विग्रह हुआ, अच आम संधि सु, ये हुआ। अब षष्ठी सूत्र से समास करके प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए, कृत दित समास, और उसके बाद सुपलुक कर दीजिए, सुको धातु प्रातिपदिक से, ठीक। तो आम और सु चले जाएंगे तो क्या बचा? अच संधि। अच संधि ये बना दिया। अब अच संधि में देखो यहाँ कौन सूत्र प्राप्त है भार्गव? चोहो कुहु प्राप्त है कि नहीं? हाँ जी, चोहो कुहु प्राप्त है, वो कहता है कवर्गस्य कवर्गः जली पदान्ते च। हाँ ये कहता है, ठीक है, चवर्गस्य कवर्गः स्यात् जली पदान्ते च। तो जल परे हो अथवा तो पदांत में हो तो चवर्ग को कवर्ग होता है। तो यहाँ देखिए जल पर में है कि नहीं है? अच्छा, च के बाद जल पर में है, तो जल पर में है तो क्या हो गया? अरे जल में स आ गया ना, ऊपर रहते अच के चकार को चवर्ग को क्या होना चाहिए? कवर्ग होना चाहिए। तो कवर्ग में से कौन किया जाएगा? क किया जाएगा, क किया जाएगा, ठीक है ना। तो अप संधि ही ऐसा बनना चाहिए ना जी। चलिए, तो ये चोहो कु से कुत्व प्राप्त था, ठीक था कि नहीं? था। चोहो कु से कुत्व हो प्राप्त है, तो कुत्व करना चाहिए, अभी नहीं किए तो, है ना। जल पर में भी है और पदांत में अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पदांत में भी च है कि नहीं जी? हाँ। तो च को क्या कवर्ग होना चाहिए, नहीं किया, ठीक। दूसरा क्या कार्य हो सकता है अच संधि में? दूसरा सोहो चुनाश्चुहु है ना। सकार चवर्ग का योग हो तो सकार और तवर्ग को क्या होता है? शकार और चवर्ग होता है, कहता है ना जी। तो देखिए यहाँ अच संधि था ना, तो अच में च का योग हो गया कि नहीं हो गया? और संधि का स है, तो वो स को क्या प्राप्त है वहां पर? अरे चुना योगे सोहो चुहु स्याते है, अर्थ वर्ष कुछ पता है कि नहीं? सकार चवर्गयो हो, सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ स्तः। हाँ, तो क्या अभी यहाँ संधि के स को क्या प्राप्त है? शकार, तालव्य शकार। हाँ, तालव्य शकार प्राप्त है, ठीक। चलिए, तो ये होना चाहिए, तो क्या लिखा? अच संधि दंत्य ही लिखा है ना, दंत्य ही लिखा है। हाँ, तो ये भी प्राप्त था, ये भी नहीं किया, ठीक। तो कैसे नहीं किया भाई? तो स्पष्ट अर्थ नहीं किया, ठीक है ना, स्पष्टता के लिए नहीं किया, क्योंकि अब देखिए चोहो को उसे कुत्व कर देते तो क्या हो जाता? अक संधि हो जाता ना, तो लगता है अकाम संधि ही कर रही है। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। कौन है भाई? अब कोई कट जाए ना तो कोई किसी को नहीं जोड़ेगा, कोई किसी को नहीं जोड़ेगा। ये महाराज जी क्या लगा के रखा है? आपको पढ़ाई में ध्यान तो देना नहीं है, बिगाड़ते रहते बीच में, पाठ टूट 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 चालू ही रहता है आपका। जो प्रश्न बता रहा हूँ उसमें उत्तर दीजिए ना आता है तो, वरना शांति से सुने। ये क्या लगा के रखा है? थोड़ी देर हुई नहीं कि होल्ड पे रखा है, लगा देते हैं तो क्या हुआ? यदि यहाँ पर कुत्व हो जाता तो अक्संधि रूप बनता। हाँ, अक्संधि हो जाता ना, तो अक्संधि होता तो भ्रम हो जाता किसी को, यहाँ अकान संधि है कि क्या, तो इस तरह से भ्रम न हो, इसलिए यहाँ पर वो भी नहीं, कुत्व भी नहीं किया चोहो कु से, और तोहो चुना चूहू से चुत्व भी नहीं किया, ठीक है ना। संधि के शकार को वो प्राप्त था ना तालव्य शकार, तो वो भी नहीं किया, ठीक है। क्योंकि और भी जगह देखिए भाष्यकार ने भी बहुत जगह ऐसा किया है जहाँ पर उन्होंने वहाँ क्या ये चोहो कु से कुत्व भी कर सकते थे, है ना, और सोहो चुना चूहू से चुत्व भी प्राप्त था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा,
जैसे एक दो दृष्टांत याद रखिएगा, उन्होंने ऐसा कहा कथम अनज त्वम, क्या बोले है, कथम कथम अनस्तम, अनज त्वम है ना, तो अनज त्वम है, तो अनज को चकार को यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, चोह कुहू से कुत्व, हो सकता है। अरे जल पर में तो है ही ना, त्व का तो जल पर में है ही, तो नहीं लगेगा, तो कुत्व भी प्राप्त है। और उसके योग में अनच त्वम में च के योग में त है, तो वो त को क्या प्राप्त है, करण तो चुना से, तालव्य शकार प्राप्त है। अरे अनच त्वम है गधे, स थोड़ी न है, अरे सबको तालव्य स ही होता है क्या, उसको च प्राप्त है। हाँ तो फिर च प्राप्त है, ठीक है ना, उसको त को च प्राप्त है, तो क्या कहना चाहिए था, कथम अनक अनक्यम ऐसा कहते हैं ना, अरे त को च भी प्राप्त था ना, तो फिर जी, तो ये सब ना करके उन्होंने सीधे क्या कहा, कथम अनक अनच त्वम अनच त्वम, तो इससे क्या निकाला, उन्होंने भी नहीं किया ना। इसी तरह देखो वहां पर भी अल्पाच तरम, एक भगवान पाणिनि का भी याद रखिए, अल्पाच तरम उन्होंने सूत्र बनाया ना, अल्पाच तरम, तो अल्पाच तरम में देखिए अल्पाच तरम है, तो वहां पर भी हो सकता है ना, चको त के परे रहते कुत्व, कुत्व भी हो सकता है। और तो चुना से च्युत्व भी प्राप्त है ना, चवर्ग का योग हो ही गया ना, तो वो भी नहीं किए ना, चोहकू से कुत्व किए, तो ये उनका एक दृष्टांत के रूप में याद रखिएगा, ठीक। तो ये जगह स्पष्टता के लिए नहीं किए है, सीधे उत्तर यही दो, ठीक। और दूसरा एक वार्तिककार का भी याद रख लो, भाष्यकार का तो बताया ना, क्या बताया, कथम अनस्तम, हाँ बहुत जगह आता है, एक जगह का नहीं है, बहुत जगह आता है, ये एक हो गया। और सूत्रकार का अल्पाच तरम, हाँ, एक वार्तिककार का याद रख लो, सिद्धम अनचत्वात, एक वार्तिककार का है सिद्धम अनचत्वात, क्या है, सिद्धम अनचत्वात, तो अनचत्वात है तो वहाँ अनचत्वात, तो यहाँ पर भी वैसे ही है ना, अरे च्युत्व भी प्राप्त है और वो भी प्राप्त है, कुत्व भी है कि नहीं, तो चलिए वो नहीं किए तो उसी से निकाले, यहाँ तो नहीं करेंगे। तो स्पष्टता के लिए दीक्षित जी ने भी नहीं किया, क्या कर दिया, अच संधि कर दिया, ठीक। और सु लाए, सु को ऋतु विसर्गो कर दिया, तो क्या बन जाएगा, अच संधि ही, क्या बन जाएगा, अच संधि ही हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं आगे प्रकरणम भी कोई कोई पुस्तक में पाठ है, तो अच संदेह प्रकरणम, अच संधि प्रकरणम, षष्ठी तत्पुरुष वहां पर भी कर देंगे, लगा कि नहीं, वरना अथ अच संधि हो गया कि नहीं जी। चलिए, अथ और अच संधि में क्या लगा महाराज जी, बीच में सूत्र अथाच संधि हो गया है, अच्छा, अच संधि में कोई सूत्र लगा ही नहीं है, फिर अरे अथ अच संधि में कह रहा हूँ, सुनिए तो सही, क्या बकवास करते पता नहीं, ये एक जी अथ संधि में लगा अपसा वर्ण दीर्घ, हाँ दीर्घ हुआ, ठीक है ना, तो अथाच संधि प्रकरण में कर दिया, लगा कि नहीं। तो चलिए ध्यान रखिएगा, वो च्युत्व भी नहीं किया है, चोहो कु से कुत्व भी नहीं किया, और स्तोह सुना से च्युत्व भी नहीं किया, ठीक है ना, स्पष्टता के लिए। चलिए, और आपको तीनों और भी दिखा दिए मैंने, वार्तिककार, भाष्यकार और तीनों का, तो चलिए याद रखिएगा यही है, तो ये कर दिया, ठीक। तो अथाच संधि प्रकरण में बन गया ना, बन गया। तो चलिए अब अच संधि का प्रकरण चालू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला सूत्र कौन बताया, अथाच संधि प्रकरणम, इको यणचि, इको यणचि, ये सूत्र आया ना, इको यणचि, इकः इति षष्ठ्येक वचनांतम, यण इति प्रथमैक वचनांतम, अचि इति सप्तम्येक वचनांतम, त्रिपदम इदम विधि सूत्रम, ठीक है ना। अरे 3 पद वाला ये विधि सूत्र है, यही कह रहा है। तो चलिए 3 पद है, तो इकः यण अचि, ये तो कर दिया, ठीक। किसके अधिकार में आता है ये, किसी का अधिकार चल रहा है, संहितायाम कहाँ का है, देखो थोड़ा संहितायाम वाले सूत्र बोलो। चलिए आज थोड़ा वही देखा जाए, संहितायाम के अधिकार में कौन कौन आ रहे हैं, ताकि पता तो चल जाए कि सब जगह संहिता है।
केवल इको एनर्जी में नहीं है। इन्होंने इको एनर्जी में लिखा था, आप लोग समझते हैं कि इको एनर्जी में ही है, आत्म गुण वो सबको कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि उधर आपको मतलब बुलवाते नहीं तो मतलब आप लोग ऐसे समझते हैं कि है ही नहीं यहाँ। तो बोलो संहितायाम निकालो अष्टाध्यायी में। हाँ, छठवें अध्याय के पहले पाठ का 72वां सूत्र है। छठे अध्याय का पहले पाठ का 72वां सूत्र। महाराज जी निकालिए जल्दी। चलिए संहितायाम यहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसका अधिकार? 158 सूत्र तक। 158 तक जा रहा है ना। चलिए 158 तक पढ़ ही लो अभी। संहितायाम से चालू करो। संहितायाम 6 आंग मांगोश्च। ये देखिए सब में संहितायाम जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपके संधि प्रकरण में यही सब सूत्र है, पंच संधि में ये सब के सब संहिता के अधिकार में है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से सब लोग वो अवलोकन करते रहिएगा। चलिए पढ़ते जाओ। 6 पढ़ो पढ़ो। 6 आंग मांगोश्च दीर्घात् पदान्ताद्वा इको यणचि एचो यवायावः वान्तोनि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यधैर्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्य प्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च सत्त्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेति एत्येतद्युक्तु आकश्च उपसर्गाद्धृति धातौ वासुप्यापीशलेः औतं शशोः एङ्गी पररूपम् ओमांगोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यातयितौ नामृतस्यान्त्यस्य वा नित्यमामृते दाति अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्मात् छसो नः पुंसि नादिति दीर्घाध्यसि च वाच्छन्दसि अमी पूर्वः संप्रसारणाच्च एङ्गः पदान्तादति गतिनसोश्च ऋत ख्यत्यात् परस्य अतो रपुतादपुते हसि च प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे अव्यादव्यद्यादव क्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च। फिर से पढ़ो ओ पोंगे पंडित, फिर से पढ़ो। अव्यादवद्यादव क्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च। यजुस्युरः आपो जुषाणो वृषणो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अंबिके पूर्वे। कहाँ कहाँ लिखा है पंडित? कहाँ लिखा है? आपो जुषाणो वृषणो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अंबिके पूर्वे। तो फिर अपने से पदच्छेद करता है। पढ़ो पढ़ो। अंग इत्यादौ च। हाँ, अंग इत्यादौ च अनुदात्ते च कुध परे अवपथाति च सर्वत्र विभाषा गोः अवंस्फोटायनस्य इन्द्रे च सूत प्रक्रिया अतिनित्यम् आङ्गोन्नासिकच्छन्दसि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य दिव एतत्तदोः सुलोको कोरणैः समासे हलि च छन्दसि बहुलम् शोचिरोपे चेत् पादपूरणम् सुट्कात् पूर्वः अडभ्यासव्यवायेति संपर्युतेभ्यः करोतौ भूषणे समवायेत उपात् प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु किरतौ लवने हिंसायां प्रतेश्च अपात् चतुष्पात् शकुनिष्वालेखने कुस्तुम्बूनि जातिः अपरस्पराः क्रियासाक्तत्ये गोष्पदं सेविता सेवित प्रमाणेषु आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यं नित्यो वर्चस्के वस्करः अपस्करो रथांगम विष्किरः शकुनौ वा ह्रस्वात् चन्द्रोत्तरपदे मंत्रे प्रतिष्कशश्च कषेः प्रस्कण्व हरिश्चन्द्रा वृषि मस्कर मस्करिणौ वेणुपरिभ्राजकयोः काष्ठीराजस्तुम्बे नगरे कारस्करो वृक्षः पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम्। चलिए यहाँ तक है, ठीक है ना। संहितायाम का अधिकार। चलिए तो इसमें इको एनर्जी आया कि नहीं आया? आया। तो चलिए इको एनर्जी संहितायाम के अधिकार में, ठीक। तो संहितायाम इसमें आएगा, लगा कि नहीं? लगा। तो संहितायाम का अधिकार आएगा।
स्वरी तत्व युक्त है, ठीक है ना, संहितायाम। जी अरे तब स्वरी तत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम कहा था ना, तो ये संहितायाम जो है वो क्या है, स्वरी तत्व युक्तम है, युक्त है, तो उसका अधिकार चलेगा, तो चलेगा तो ईगो एनर्जी में आएगा, ठीक है ना, तो इसमें भी संबंध होगा संहितायाम का। तो चलिए क्या हो गया, इकह यण अचि संहितायाम, इतना हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ इकह जो है, इकह की षष्ठी, इतना पद रहा बस, और कोई पद की अनुवृत्ति या कुछ नहीं आ रहा, इतने से ही और निकालना है, ठीक। इकह यण अचि संहितायाम, तो अब देखिए इकह में षष्ठी है ना, हाँ किस शब्द से षष्ठी लाए है इकह में, एक शब्द से षष्ठी लाए। हाँ षष्ठी लाए है, ठीक। तो चलिए इकह में जो षष्ठी है वो षष्ठी का अर्थ क्या है, संबंध है, कौन संबंध है, यहाँ कोई, यहाँ ये षष्ठी जो संबंध होगा, षष्ठी अर्थ संबंध होगा, उसका प्रतियोगी कौन होगा ये तो पता है ना, राज्ञः कहा है, क्या कहा बोलो, इकह का जो ये षष्ठी है उसका प्रतियोगी स्थान होगा ना, षष्ठी का प्रतियोगी स्थान होगा, क्या बोल रहे हो तुम पागल हैं, तो जंगल से आते हो क्या, कहीं भेड़ बकरियां चराते हो तुम, कि ऐसे नए आए हो अभी सुनने के लिए। राज्ञः कहते हैं, राज्ञः पुरुषः, तो कौन प्रतियोगी है गधे, राजा, राजा प्रतियोगी है, अनुयोगी कौन है, पुरुष। तो फिर बताया तो था, अरे षष्ठी वो प्रतियोगी वाचक पद से ही तो षष्ठी आती है जी। तो अब बताओ इकह में षष्ठी का अर्थ संबंध है, उसका प्रतियोगी कौन होगा, एक प्रतियोगी होगा, तो फिर इक मतलब इक तो पद है, इक पदार्थ जो है वो प्रतियोगी होगा, अभी भी गलत कह रहे हो हैं, इक पदार्थ जो है वो प्रतियोगी होगा, सीधे कहो ना भाई, क्यों अब लंबा कर रहे हो, इक पदार्थ, इक पद का जो अर्थ है वो ई ही है, ई का आस्था जाएगा हो जाएगा, ठीक है ना, इक पदार्थ जो है वो क्या हो गया, प्रतियोगी हो गया, अनुयोगी कौन होगा, है यहाँ कोई अनुयोगी, इकह यण अचि संहितायाम, इसमें कोई अनुयोगी है, नहीं है, तो अनुयोगी के ज्ञान के बिना षष्ठी अर्थ संबंध का निर्धारण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं है ना, तो यहाँ से इकह में जो षष्ठी है उसका संबंध विशेष निर्धारित है कि अनिर्धारित है, तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी हुई कि नहीं हुई है, हुई। तो ये जब हो गए अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, तो कौन परिभाषा सूत्र आएगा यहाँ, षष्ठी स्थाने हाँ, वो कहता है ना अनिर्धारित, उसका लिंग मिल गया ना परिभाषा का, तो वो यहाँ वाक्य अर्थबोध कराएगा, ठीक है ना। चलिए तो वो क्या कह रहा है कि अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या, ठीक है ना, तो स्थाने योगा बोध्या मतलब स्थान संबंध, स्थान निरूपित संबंधार्थिका बोध्या, यही है ना, तो यहाँ स्थाने पद का अध्ययन कर लेंगे, ठीक हुआ, तो इकह स्थाने ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इकह स्थाने पद का अध्ययन कर लिया, ठीक है ना, वो कौन बताया, ये षष्ठी स्थाने योगा ही बताया ना, स्थान पदार्थ निरूपित संबंधार्थिका षष्ठी होगी, इसका मतलब स्थान पदार्थ क्या हो जाएगा, अनुयोगी हो जाएगा, यही बता रहा है ना, तो यहाँ स्थान अनुयोगी तो ले आएंगे, अनुयोगी वाचक पद का अध्ययन कर लेंगे, तो स्थाने आ गया, ठीक है ना, इकह स्थाने, स्थानम किसको कहते हैं भार्गव, स्थानम प्रसंग, प्रसंग, ठीक है ना, तो इकह स्थाने मतलब क्या हो गया, इकह प्रसंगे, यण स्यात, स्यात क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, इकह प्रसंगे मतलब स्थाने यण स्यात, इतना अर्थ आ गया कि नहीं आ गया, चलिए, और अचि है आगे, अचि सप्तम्यंत पद है ना, तो चलिए सप्तम्यंत पद है तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, वो भी आएगा ना कि भाई सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ठीक है ना,
तो सप्तम्यंत पद कौन है? अची है ना, उसका अर्थ क्या है? अज है, तो उससे अव्यवहित पूर्व को कार्य होगा, ये आया ना। अव्यवहित पूर्वस्य कार्यम बोध्यम, फलितार्थ करके यही लाए थे ना, नहीं लाए। तो अव्यवहित पूर्वस्य कार्यम बोध्यम, तो अच से अव्यवहित पूर्व में जो आपका कौन रहे? इक, उसके स्थान में यण होता है, अर्थ लब्ध हो जाएगा ना। हो गया। तो क्या बोलेंगे? अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्यात्, इकः प्रसंगे यण स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा ना। हो जाएगा। चलिए, क्या अर्थ बना करण? अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः प्रसंगे यण स्यात्, अच से अव्यवहित पूर्व में जो इक है उसके स्थान में यण होता है, ठीक है ना। आप ऐसे बोलिए, चाहे मतलब आप क्या कहें, अच से अव्यवहित पूर्व में इक होना चाहिए, तो ऐसे भी कह दीजिए कि अच से अव्यवहित पर में इक से अव्यवहित पर में अच रहना चाहिए, एक ही बात हुई ना जी। अरे अच से पूर्व में इक कहिए, चाहे इक से पर में अच कहिए, एक ही बात हुई ना जी। तो चलिए अची परे कह दे तब भी वही बात है, ठीक है ना, कोई वो नहीं है। चलिए, तो समझ में आया क्या अर्थ बना अभी? अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्यात्, यण स्यात्, ठीक है ना। और संहितायाम था ना, संहितायाम में जो सप्तमी है ना वो वैषयिक की सप्तमी है। कैसी सप्तमी है? ठीक है ना, वैषयिक सप्तमी है। तो वैषयिक सप्तमी है, इसीलिए देखिए क्या लिखा वृत्ति, देखो इको एणची की। इको यणचि, हाँ इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। हाँ, तो वो विषय जो है ना वो स्पष्ट कर रहा है केवल कि संहितायाम में वैषयिक की सप्तमी है। तो संहितायाम इतना कहे तब भी ठीक है, लेकिन वो स्पष्ट कर दिया संहितायाम विषये, संहिता के विषय में। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए, इकः स्थाने यण स्यात्, ठीक, अचि संहितायाम विषये, ठीक है ना। अचि परे कह देंगे ना। हाँ, तो चलिए, तो उसका तात्पर्य है अच से अव्यवहित पूर्व में जो इक है उसके स्थान में यण होता है। संहितायाम विषये, संहिता किसको कहते हैं? अर्धमात्राधिक काल व्यवधानाभावः। हाँ, ठीक है ना, यही संहिता का कहा था ना, परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्, ठीक है ना, कि वर्णों की अत्यंत जो सामीप्य है, वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है वही क्या है? संहिता है, ठीक है ना। चलिए, तो अत्यंत सामीप्य मतलब क्या? वर्णों का अत्यंत सामीप्य मतलब क्या? तो बताया था कि अर्धमात्राधिक काल व्यवधान अभाव, अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान का अभाव, ठीक है ना, होना चाहिए, यही संहिता है। ठीक, तो चलिए अभी उसको देखेंगे, थोड़ा देख लीजिए बाल मनोरमा क्या लिखे है उसमें। हाँ, इको यणचि, हाँ, इक इति षष्ठी, हाँ, अतः षष्ठी स्थाने योगे की परिभाषया स्थान इति लभ्यते। लगा कि नहीं? इको ये षष्ठी है, और कैसी षष्ठी है? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है। अतः षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषया स्थाने इति लभ्यते, ठीक है ना। चलिए, तो इक स्थाने कर दिया। स्थान प्रसंग इत्युक्तम्। हाँ, स्थानम प्रसंग ये कहा था ना, वो एक वो वैदिक प्रयोग भी दिखाया था जहाँ पर स्थान का अर्थ प्रसंग किया था। क्या था वो? हाँ, यही था ना। तो चलिए वही पढ़ो आगे। स्थानम प्रसंग इत्युक्तम् वर्णानां वर्णांतराधिकरणत्वा संभवात् अचि इति सति सत्यम्। हाँ, चलिए, ये बात भी थोड़ी बताए ही थे कि अचि मतलब, देखिए अचि मतलब अच में ये होगा ना, एक देखिए अधिकरण सप्तमी भी होती है और एक सती सप्तमी होती है ना, दोनों ओर से होती है। अधिकरण सप्तमी भी होती है और सती सप्तमी भी होती है। तो अधिकरण सप्तमी करेंगे, है ना, तो अधिकरण सप्तमी तो यहाँ संभव नहीं है ना, क्योंकि जैसे भूतल है, बाल मनोरमाकार जैसे कह रहे हैं वैसे समझा रहा हूँ। जैसे भूतल एक घटः कहा, ठीक,
तो भूतल ये यहाँ भूतल अधिकरण है ना, तो वो तो घट का अधिकरण हो सकता है, लेकिन अचि तो अच भी अधिकरण हो सकता है क्या किसी वर्णांतर का? नहीं हो सकता। अरे किसी वर्ण में कोई दूसरा वर्ण कैसे बैठ सकता है, नहीं रह सकता ना। तो चलिए, तो ये वर्णांतराधिकरणत्वा संभवात, ठीक है ना, अन्य वर्ण का वो अधिकरण नहीं हो सकता। कौन? अच। इसलिए अचि में जो सप्तमी है वो अधिकरण सप्तमी कह सकेंगे? नहीं कह सकते। तो क्या मानेंगे वहाँ पर? सती सप्तमी मानेंगे, ठीक है ना। अचि सती ये कर देंगे, क्या कर देंगे? अचि सती। अचि अच के होने पर इकः स्थाने यण स्यात्, कर दिया कि नहीं कर दिया? चलिए, तो अब जब अचि सती ये कर दिया तो अब परिभाषा सूत्र आ जाएगा। कौन परिभाषा सूत्र आ जाएगा? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये क्या कहे, पढ़ो, वही लिखा है। वर्णानां वर्णांतराधिकरणत्वा संभवात् अचि इति सति सप्तमी। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्येति परिभाषया वर्णांतर व्यवहितोच्चारिते अचि सति पूर्वस्य इति लभ्यते। ठीक है ना। वर्णांतर यही हुआ ना कि भाई वर्णांतरा व्यवहितोच्चारिते सति निर्दिष्ट था ना, निर्दिष्ट मतलब अव्यवहितोच्चारिते। तो अचि अव्यवहितोच्चारिते अचि सती ये हो जाएगा ना, पूर्वस्य इकः यण स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा ना कि यदि अव्यवहित उच्चारित अचि हो, अच के होने पर, अव्यवहित उच्चारित अच के होने पर उसके पूर्व को कार्य होता है, ठीक है ना। यहाँ कौन कार्य? इसके स्थान में यण कार्य है ना, तो वो अव्यवहित अच के उच्चारित होने पर वो अच के पूर्व को वो कार्य होता है। तो देखिए सुधि उपास्य है, ठीक है ना, सुधि उपास्य है। तो यहाँ देखिए सुधि इक से अव्यवहित उच्चारित है ना आपका अच, अव्यवहित उच्चारित अच है कि नहीं, उपास्य का उ, तो उसके पूर्व को इक को क्या होता है? यण कार्य होता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लगा कि नहीं? तो चलिए क्या अर्थ लब्ध हुआ? वर्णांतरा व्यवहितोच्चारिते अचि सति पूर्वस्य इति लभ्यते, ठीक। चलिए, तो जब ये कह दिया कि अच के पूर्व को होता है ना, अच के पूर्व इक, पूर्व में जो इक है उसको होगा, ये कहेंगे ना। तो अच के पूर्व में जो इक है उसको कहेंगे, उसका मतलब इक से पर में अच रहना चाहिए, यही फलित अर्थ आएगा ना। तो वही फलित अर्थ आएगा। इति अर्थ लभ्यम लिख रहा, देखो एवं अचि परतः इति अर्थ लभ्यम, तो अचि परे ये अर्थात लभ्य हो जाएगा, ठीक है ना। वो ऐसे ही लब्ध हो। अब जब अच से अव्यवहित पूर्व में कहेंगे इक को यण होता है कहेंगे, तो उसका मतलब क्या आएगा कि इक से अव्यवहित पर में अच होना चाहिए, यही बात आई ना। तो चलिए, तो अचि परे ऐसा बोल देते हैं ना, इक स्थाने यण स्यात् अचि परे, तो परे कैसे लब्ध हो गया? तो अर्थात लभ्यम, ठीक है ना, वो फलितार्थ के रूप में आ जाएगा। वस्तुतः क्या होता है? अच से अव्यवहित पूर्व को इक को यण होता है, ऐसे अर्थ होता है। लेकर लगा कि नहीं? लगा। तो जो अचि परे बोल देते हैं ना वो अर्थात लभ्यम। चलिए पढ़ो। एवं च अचि परत इत्यर्थ लभ्यम। अर्थ से लभ्य है, ठीक। संहितायाम इत्यधिकृतम, संहितायाम इति अधिकृतम, ठीक है ना। अरे संहितायाम ये क्या है आपका? स्वरितत्व युक्त शब्द है, अरे प्रतिज्ञा जानेंगे ना। तो चलिए, स्वरितत्व युक्त है, इसका मतलब इसका अधिकार चलेगा, उत्तरोत्तर संबंध होगा, तो इति अधिकृतम बोले। तो संहितायाम इति अधिकृतम मतलब इसका अधिकार आएगा, मतलब इसका संबंध होगा यहाँ पर, ठीक। तो चलिए, तो संहितायाम कह देने से क्या लाभ होगा? तो वही लिख रहे, पढ़ो आगे। ततश्च संहितायाम इत्यधिकृतम ततश्च अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भावो लभ्यते। ततश्च अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भावो लभ्यते। हुआ कि नहीं हुआ? अर्धमात्रा, अरे यही तो संहितायाम का, संहितायाम मतलब क्या? अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भावे, यही हो जाएगा ना। अरे संहितायाम सप्तमी थे, तो उसका अर्थ को जोड़ के क्या सप्तमी जोड़ेंगे ना, तो अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधाना भावे इक अच से अव्यवहित पूर्व इक को क्या होता है? यण होता है, ये अर्थ हो जाएगा ना। तो चलिए ये लिखो, पढ़ो।
ततश्च अर्थमात्राधिक काल व्यवधाना भावो लभ्यते। हाँ, एवं च फलितमाह इकः स्थाने इत्यादिना। इसी का फलितार्थ कथन के रूप में इन्होंने कह दिया। ठीक है ना। कुल मिला के क्या कहा, इकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये। ठीक, चलिए लगा ना कौन से कैसे अर्थ निकलाई। ठीक, दो परिभाषाएं लगी यहाँ पर देखे तो कौन कौन, एक तो षष्ठी स्थाने योगा लगा, ठीक है ना, क्योंकि अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी थी, और अचि ये सप्तमी अंत पद था तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से भी आएगा ना। चलिए तो यही कर दिया। ठीक, चलो। एवं च फलितमाह इकः स्थान इत्यादिना। हाँ, इकः स्थाने इत्यादिना। इदं च सूत्राक्षरानुसारी प्राचीन मतानुसारेण। हाँ, ये जो लिखा ना इकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये, ये क्या है, सूत्राक्षरानुसारी प्राचीन लोग है। ठीक है ना। अरे सूत्र के अक्षर को देख के ही वो लोग सीधे अर्थ लिखते हैं, कोई इधर उधर नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, सूत्राक्षरानुसारी कौन है, प्राचीन लोग है, उनके मत के अनुसार दीक्षित जी ने लिख दिया है। क्या लिख दिया, इकः स्थाने यण स्याद अचि। ठीक है ना। सूत्राक्षरानुसारी कौन लोग है, प्राचीन लोग है। ठीक है ना। काशी का कारा जी, उनके मतानुसार है ना, इन्होंने भी लिख दिया। ठीक है ना। वो सब लगा के क्या बनेगा, अरे तस्मिन् नीति अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट से करेंगे तो क्या अर्थ लब्ध हुआ, अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकः स्थाने इकः प्रसंगे यण स्याद संहितायाम, मतलब अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भावे। चलिए लगा ना। लगा। हाँ चलो। जी हाँ। संहितायाम इति सूत्र भाष्येतु। देखो अभी आप लोगों ने क्या समझा, बाल मनोरमाकार तस्मिन् नीति निर्दिष्ट में भी जब उसकी भूमिका बताए थे तो उसमें भी कहे और यहाँ पर भी कहे कि अचि जो है वो कैसी सप्तमी है, यहाँ पर अचि में सती सप्तमी है कहा ना। क्यों वो अधिकरण सप्तमी नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वो वर्णांतर का ये अधिकरण नहीं हो सकता है ना। अच जो है वो भी वर्ण ही है, कोई ना कोई स्वर वर्ण, तो वो किसी वर्णांतर का अधिकरण नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो अधिकरण सप्तमी नहीं मान सकते है ना, नहीं मान सकते। ऐसा मान करके उन्होंने कौन सप्तमी बताई, सती सप्तमी बताई ना। हाँ, एक मिनट रुकिए। तो चलिए सती सप्तमी बताई। ठीक, अब वो मैं आपको कह रहा था ना, थोड़ा दूसरा मत है उधर अन्य टीकाकारों का और अन्यों का, यहाँ सप्तमी में वो किस तरह। तो चलिए वही लिखने जा रहे हैं कि भाष्य में तो इस तरह से और ऐसा कहा गया, तो वही लिख रहे भाष्य का मत वगैरह वगैरह और कुछ बातें पढ़ो। संहितायाम इति सूत्र भाष्येतु सामीतिकात्मक औपश्लेषिकाधिकरणे अचि इति सप्तमी तस्मिन् इत्यनेन आश्रित्य संहिताधिकारः प्रत्याख्यातः। लगा कि नहीं। अरे संहितायाम सूत्र का जो भाष्य है ना, देखेगा वहाँ भाष्य में, तो वो बता रहे कि वहाँ भाष्य में क्या किया गया है, वो अचि में जो सप्तमी है ना, वो सप्तमी कैसी मानी है, अधिकरण सप्तमी मानी है। कैसी सप्तमी मानी है, अधिकरण सप्तमी मानी। ठीक, तो अधिकरण तो तीन प्रकार का है ना, अभिव्यापकम औपश्लेषिकम वैषयिकम करके तीन प्रकार का है ना अधिकरण। तो यहाँ पर अधिकरण सप्तमी करके कौन अधिकरण माना, तो औपश्लेषिक अधिकरण माना है। कौन अधिकरण, औपश्लेषिक, औपश्लेषिकाधिकरणे अचि इति सप्तमी। ठीक है ना। यहाँ सती सप्तमी नहीं मानी है। चलिए वहाँ का भाष्य वो अभी आगे दिखाने वाले हैं, तो घबराइए मत, कोई वो नहीं है। लेकिन अचि आप ध्यान रखिए कि कोई अणचि में अचि में कौन सप्तमी बताई, अधिकरण सप्तमी कही। ठीक है ना। और अधिकरण भी कौन सा अधिकरण, तीन प्रकार के अधिकरण में औपश्लेषिक अधिकरण। औपश्लेषिक मतलब क्या होता है, तो सामीपिकात्मक औपश्लेषिक, मतलब सामीपिक कहिए औपश्लेषिक कहिए, एक ही बात है। ठीक है ना। तो चलिए सामीपिक अधिकरण सप्तमी 30 तरह का। चलो पढ़ो। संहितायाम इति सूत्र भाष्येतु सामीपिकात्मक औपश्लेषिकाधिकरणे अचि इति सप्तमी
हाँ। तस्मिन् इत्यनेन आश्रित्य संहिताधिकारः प्रत्याख्यातः। ये औपश्लेषिक सप्तमी मानी, ठीक है ना, अची में औपश्लेषिक अधिकरण सप्तमी मानी। तो चलिए इस अची सप्तमी मान करके तस्मिन् नीति निर्दिष्ट लगा करके संहिताधिकार का क्या किया है, प्रत्याख्यान किया है। भाष्यकार ने कहा है कि ये संहिताधिकार नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। अरे संहिताधिकार क्यों लगा किया था कि भाई अर्धाधिक मात्रा के अर्धमात्रा अधिक काल का यदि व्यवधान हो जाए तो वहां पर न लगे, इसलिए संहिताधिकार था ना। हाँ जी। अरे अर्धमात्रा से अधिक काल का यदि व्यवधान आ जाए है ना तो न लगे उसके अधिकार में आने वाले सूत्र, इसी के लिए था ना। हाँ इसलिए। तो ये कार्य वो भाष्यकार अलग तरह से ही सिद्ध कर दिए और उन्होंने क्या किया है, संहिताधिकार का प्रत्याख्यान किया है। तो चलिए समझ में आया ना पहले ये आया। हाँ चलो पढ़ लो संहिताधिकार प्रत्याख्यान, तो पढ़ लो पूरा। संहितायामिति सूत्र भाष्ये तु नानेतिकात्मकौपश्लेषिकाधिकरणे अतीति सप्तमी तस्मिन् इत्यनेन आश्रित्य संहिताधिकारः प्रत्याख्यात, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो अब वहाँ का भाष्य बता रहे हैं जी। इत्थं हि तत्र भाष्यम् हाँ अयं योगः शक्यो वक्तुम्। हाँ, भाष्यकार वहाँ पर क्या कहे आप लोग बाद में देख लीजिएगा, संहितायाम का भाष्य, ठीक है ना। अभी ये लिख रहे हैं, देखिए वहाँ का भाष्य उतार दिया, क्या कहा, अयम योगः शक्यो अवक्तुम। ये संहितायाम ये जो योग है मतलब सूत्र है, ये शक्य अवक्तुम, अवक्तुम शक्य मतलब इसको नहीं कहेंगे तो चलेगा, लगा कि नहीं। हाँ चलिए जी, मतलब उसको नहीं करना चाहिए, ठीक। हाँ क्यों भाई, कथम, हाँ कथम अधिकरणम नाम त्रिप्रकारकम। हाँ अधिकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। कौन कौन अधिकरण 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। अरे वो लिख रहे वहाँ पढ़ो, अधिकरणम नाम त्रिप्रकारम। अधिकरणम नाम त्रिप्रकारकम व्यापकम औपश्लेषिकम वैशेषिकम इति। लगा कि नहीं, ये 3 है, ठीक है ना। लगा। ये तीनों का उदाहरण याद है कि नहीं। व्यापकम का क्या है, वो है ना सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अरे क्या बात है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। हाँ तो आत्मा अरे सर्वत्र है कि नहीं है, तो सर्वत्र आत्मा अस्ति। तो यही अभिव्यापक का सर्वस्मिन् जो है वो सप्तमी, कौन सप्तमी है, व्यापक सप्तमी है, ठीक है ना। चलिए व्यापक अधिकरण को बता रही है, जैसे तिलेषु तैलम ये भी बताया था ना। हाँ तो चलिए उसी का है। दूसरा कौन बताया, औपश्लेषिकम। औपश्लेषिकम तो औपश्लेषिकम मतलब सामीपिक ये कहा ना, तो उसका जैसे कटे आज से बताया है शायद, देखिएगा। और वैशेषिकम क्या क्या बताया है, वो बताया ना मोक्षे इच्छा अस्ति। तो मोक्षे इच्छा ये कहा ना, तो मोक्षे इच्छा का क्या मतलब है महाराज जी। अरे मोक्ष में कोई इच्छा थोड़ी न बैठती है, तो मोक्ष विषयिणी इच्छा ये उसका तात्पर्य, ठीक है ना। तो मोक्ष विषयिणी इच्छा, तो मोक्षे इच्छा। तो चलिए वैसे ही कि सप्तमी का हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो औपश्लेषिक का है, औपश्लेषिक का अभी बता। औपश्लेषिक मतलब वही हुआ समीपात्मक, सामीपिकात्मक, इस तरह सामीपिक ही होगा। तो चलिए वो बताने वाले हैं, लेकिन उसका क्या बताया था, कटे आज से बताया था। चलिए कोई बात। अरे समीप होता है ना तो इस तरह से होता है। चलो आगे बता रहे हैं, पढ़ो क्या कह रहे हैं। शब्दस्य तु शब्देन कोन्यो विसंबंधो भवितुमर्हति। हाँ शब्द का शब्द के साथ कौन सा संबंध होगा भाई। अरे शब्द का शब्द के साथ कौन संबंध होगा, अन्य दत्त उपश्लेषात। उपश्लेष से अतिरिक्त और कौन संबंध हो सकता है। अरे यहाँ विषय विषयी भाव तो नहीं होगा कि औच का विषय जो इस तरह से तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। औच से औच में व्यापक जो वो आपका क्या तिलेषु तैलम की तरह औच में व्यापक जो एक ऐसे भी नहीं होगा ना, व्यापक भी
नहीं। तो कौन संबंध होगा? तो अन्य उपश्लेषात्। क्या पंक्ति समझ में आई ना? शब्दस्य तु शब्देन कोऽन्योऽपि संबंधो भवितुम् अर्हति अन्यतत उपश्लेषात्। उपश्लेष से अतिरिक्त शब्द का शब्द के साथ और कौन संबंध हो सकता है? मतलब कोई नहीं हो सकता है, यही उपश्लेष ही होगा। लगा कि नहीं? लगा। तो चलिए, उपश्लेष संबंध ही होगा, मतलब समीप यही आएगा। ठीक है ना, समीपा। तो चलिए आगे लिख रहे, पढ़ लो। शब्दस्य तु शब्देन कोऽन्योऽपि संबंधो भवितुमर्हति हाँ, अन्यतत उपश्लेषात्। अन्यतत उपश्लेषा। ठीक है ना, उपश्लेष से अतिरिक्त और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। चलिए, इको याची अत्युपश्लिष्टस्य इति। हाँ, इको वो भाष्यकार देखिए क्या लिखे, इको जनची अति उपश्लिष्टस्य। ठीक है ना, अच के उपश्लिष्ट मतलब समीप जो इक ऐसा, और उपश्लिष्ट मतलब समीप कर दीजिए। ठीक है ना, तो अच से समीप जो इक उसको जन होता है। ठीक है ना, अचि उपश्लिष्टस्य अचि, तो समीप। तो चलिए वही किए, इको जनची अचि उपश्लिष्टस्य इति। तो कौन मानी यहाँ पर? सप्तमी, औपश्लेषिक सप्तमी मानी ना। तो चलिए, अचि में सती सप्तमी नहीं कह रहे भार्गव, ध्यान देना। यही बात मैं वो आपको तस्मिन नीति से बताते आ रहा हूँ कि अरे भाष्य को लोग बाकी टीकाकार लिए है और वो कहे है कि सती सप्तमी नहीं है, औपश्लेषिक सप्तमी है। तो यही भाष्य है, तो ध्यान से समझ लो, कोई कबड़ा कठिन नहीं है। अभी वो सती सप्तमी समझे है तो ये भी आ जाएगा। चलिए, तो ये कौन? औपश्लेषिक सप्तमी मानी। ठीक, चलो पढ़ो आगे, अभी लिख रहे बहुत कुछ। इको याची अत्युपश्लिष्टस्य इति। हाँ, तत्र अंतरेण संहिता ग्रहणं संहितायामेव भविष्यति इति। हाँ, संहिता ग्रहणम अंतरेण मतलब विना। अंतरेण मतलब क्या होता है? विना होता है ना। तो संहिता ग्रहणम विना तत्र संहितायामेव भविष्यति मतलब जो भी कार्य आपको करना है, जो जो इको एणचि इत्यादि से इक के स्थान में यण करना है, वो संहिता ग्रहण बिना किए। ठीक है ना, संहिता ग्रहण के बिना ही संहिता में ही होगा। अब कैसे संहिता में ही होगा वो बताना पड़ेगा ना। अरे संहिता अधिकार नहीं करेंगे तो कैसे संहिता में होगा? ठीक है ना, तो चलिए वो अभी सिद्ध कर देंगे, बिना संहिता के भी वो अर्थ का लाभ करवा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए, लगा कि नहीं? लगा। चलिए, तो तत्र अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना संहिता ग्रहणम संहितायाम एवं भविष्यति। इक के स्थान में यण जो करना है वो संहिता ग्रहण के बिना ही संहिता में ही होगा। कैसे? तो देखिए आगे घटा रहे, तत्र अंतरेण संहिता ग्रहणं संहितायामेव भविष्यति। हाँ, उपसमीपे श्लेषः संबंधः उपश्लेषः। लगा कि नहीं? उपश्लेष का अर्थ बताया, उप बराबर समीपे, श्लेष मतलब संबंध। तो समीपे यह संबंध, यही इसी को कहते हैं क्या? उपश्लेष कहते हैं। और तत्कृतम अधिकरणम औपश्लेषिकम, ये उपश्लेष कृत जो अधिकरण होता है ना, उस औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं। ठीक हुआ कि नहीं? तो चलिए, उपश्लेषा मतलब क्या हुआ? समीप संबंध, यही हुआ ना। तो चलिए, ये उपश्लेष हो गया। और तत्कृतम अधिकरणम औपश्लेषिकम, औपश्लेषिकम बराबर क्या हो जाएगा? सामीपिकम। चलिए यहाँ तक ले आए, इति यावत। ठीक है ना, तो उपश्लेष मतलब समीप संबंध, समीपे संबंध। और तत्कृतम अधिकरणम औपश्लेषिकम मतलब क्या हो जाएगा? सामीपिकम। तो औपश्लेषिकम कहिए चाहे सामीपिकम कहिए, एक ही बात है। चलो आगे, उपसमीपे श्लेषः संबंधः उपश्लेषः। हाँ, ठीक हुआ। हाँ जी, तत्कृतम अधिकरणम औपश्लेषिकम, हाँ, सामीपिकम इति यावत्। हाँ, चलो। एवं च असमीपवर्तिना इक इति फलति। हाँ, चलिए, अजी में अब औपश्लेषिक सप्तमी मानी ना। अरे अधिकरण सप्तमी मानी, अधिकरण में भी कौन प्रभास? औपश्लेषिक अधिकरण। ठीक है ना, तो चलिए औपश्लेषिक सप्तमी मानी ना। तो औपश्लेषिक सप्तमी मतलब यहाँ पर क्या? सामीपिक सप्तमी मानी ना। तो अब अर्थ क्या हो जाएगा? अब अची सती नहीं होगा महाराज जी, सती नहीं कह रहे, सती सप्तमी नहीं कह रहे।
तो अब क्या हो जाएगा, सामीपिक कहा ना, मतलब औपश्लेषिक सप्तमी। तो अच समीपवर्ती इकः स्थाने यण स्यात्। अब ये अर्थ हो जाएगा ना, अरे अचि इक यण स्यात्, मतलब क्या, अच समीपवर्ती जो इक है उसको क्या होता है, इक को यण होता है, ये अर्थ हो जाएगा। लगा कि नहीं? लगा। हाँ, तो ध्यान रखिए, औपश्लेषिक सप्तमी मान के अर्थ यही लब्ध होगा ना। अब भार्गवती सती अर्थ आएगा? अभी नहीं आएगा, नहीं आया। अब सती सप्तमी नहीं मानी, ठीक है ना। तो चलिए भाष्य को ध्यान में रखिएगा। अच समीपवर्ती न इकः स्थाने यण स्यात्, ये अर्थ हो गया, इति फलति। हाँ, अब अच समीपवर्ती, तो सामीप्य किस तरह से लेना, सामीप्य मतलब क्या होता है, अरे सामीप्य मतलब क्या होता है, तो सामीप्यम मतलब व्यवधाना भाव। सामीप्य मतलब क्या हो जाएगा, व्यवधाना भाव। तो किसके व्यवधान के अभाव, तो काल का और वर्ण का दोनों का व्यवधान हो सकता है ना भाई। हाँ, अरे काल का भी तो व्यवधान हो सकता है, एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण के उच्चारण में, और दूसरे वर्णांतर का भी व्यवधान हो सकता है। तो कालकृत और वर्णकृत दोनों तरह का जो व्यवधान है ना, वो दोनों के तरह के व्यवधान का जो अभाव है वही सामीप्य है, ठीक है ना। तो अच समीपवर्ती न इकः, मतलब सामीप्य मतलब क्या होगा यहाँ पर, कालतः वर्णतश्च व्यवधाना भावः। कालकृत और वर्णकृत जो व्यवधान होता है ना, उसका अभाव ही सामीप्य है। तो जब कह दिया अच समीपवर्ती न इकः स्थाने यण स्यात्, तो अब ना तो काल का व्यवधान बीच में रहेगा, ना तो वर्ण का व्यवधान रहेगा। आया कि नहीं आया? आया। तो चलिए अब ये देखिए, दोनों तरह के व्यवधान का सामीप्य का अर्थ ही होता है क्या, व्यवधाना भाव, ठीक है ना। ये होता है कि नहीं होता है? तो चलिए, तो यही कह रहे, तो किसका किम कृत व्यवधाना भाव, तो काल तो वर्णतश्च व्यवधाना भाव। तो अच के समीपवर्ती इक मतलब क्या, अच से अव्यवहित इक, ठीक है ना। मतलब ना कर्ण वो, ना तो उससे काल से व्यवधान होना चाहिए, ना वर्ण से व्यवधान होना चाहिए। तो ऐसा अच समीपवर्ती जो इक है उसके स्थान में यण होता है। तो अब आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी संहिताधिकार? नहीं पड़ेगी। अरे संहिताधिकार किस लिए था, कालकृत जो व्यवधान होता है उसी का वारण करने के लिए था ना, उसी को हटाने के लिए था ना, कि अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान अभाव। तो अब तो नहीं दिक्कत आएगी ना, जब इसी से का वारण कर दिए। सामीप्यम क्या, औपश्लेषिक सप्तमी मानी, जिससे अर्थ हुआ अच समीपवर्ती इकः स्थाने यण स्यात्, ठीक। तो चलिए, तो अच समीपवर्ती, तो समीपवर्ती सामीप्य मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा ना। तो वही सामीप्य विशिष्ट जो होगा वही समीप कहलाता है। तो सामीप्य मतलब क्या, तो सामीप्य का लिख रहे, पढ़ो। हाँ, अच एवं च अच समीपवर्तिना इक इति फलति। हाँ, सामीप्यम च कालतो वर्णतश्च व्यवधाना भावः। लगा कि नहीं? सामीप्य किसको कहते हैं, कालतः वर्णतश्च व्यवधाना भावः। चलिए, हाँ, एवं च असंहितायां उक्त सामीप्या भावादेव यण भाव सिद्धेः संहिताधिकारो न कर्तव्य इति भाष्यात्। देखिए, अब जहाँ पर सामीप्य नहीं रहेगा, मतलब कालकृत, मतलब मान लीजिए व्यवधान आया है ना, 1 घंटे के बाद उपास्य कहेगा तो अभी कोई एंट्री नहीं लगेगा ना, क्योंकि अब समीपवर्ती एक नहीं रहा ना। नहीं रहा। तो असंहिता में स्वतः हमने वारण कर दिया ना, बिना संहितायाम अधिकार किए बिना, है ना, संहितायाम ये अधिकार के किए बिना हमने कर दिया ना, कि वो वहाँ पर नहीं होगा, यण भाव की से होगा, ठीक है ना, यण भाव होगा। मतलब जहाँ पर कालकृत व्यवधान रहेगा वहाँ पर स्वतः इको एंट्री नहीं लगेगा। तो जब उसी के लिए तो संहिता अधिकार था, तो वो तो हमने बिना संहिता के कर दिया ना, तो यही बात है, पढ़ो। हाँ, एवं च असंहितायाम उक्त सामीप्या भावादेव यण भाव सिद्धेः। जहाँ पर असंहिता होगी, और जहाँ पर असंहिता होगी, असंहितायाम, वहाँ पर यण भाव की सिद्धि के लिए संहिता अधिकार रखा था ना जी। तो अब तो वहाँ पर होना ही नहीं है, क्योंकि उक्त सामीप्य जो हमने कहा है, काल तो वर्णतश्च व्यवधान अभाव, ऐसा सामीप्य तो वहाँ पर रहा ही नहीं ना।
तो जब नहीं रहा तो यण भाव की सिद्धि स्वतः हो गए, तो संहिताधिकारो न कर्तव्य इति भाष्यार्थ। ये भाष्य का तात्पर्य है। लगा कि नहीं लगा? लगा। चलिए वही। एवं च असंहितायाम उक्त सामीप्या भावादेव यण भाव सिद्धेः संहिताधिकारो न कर्तव्य इति भाष्यार्थ। हाँ, ये भाष्य का अर्थ, तो भाष्य उन्होंने लगाया वहाँ का, ठीक है ना, उसका अर्थ बताए। चलिए। एवं च तुल्य न्यायात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्रापि औपक्लेशिकाधिकरणे सप्तमी। वहाँ तस्मिन में जो सप्तमी था ना, अरे तस्मिन ये सप्तमी है ना, सप्तम्यंत पदों का ही तो अनुकरण है। तो तस्मिन में जो सप्तमी है वो भी कैसी मानी जाएगी? औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी मानी जाएगी। लगा कि नहीं? लगा। औपश्लेषिक सप्तमी ही मानेंगे। तो अब क्या हो अर्थ हो जाएगा? अब ये तस्मिन नीति निर्दिष्ट कहाँ लगेगा? अरे तस्मिन में सप्तमी थी, औपश्लेषिक सप्तमी मानी, और ये सप्तम्यंतों का ही तो अनुकरण था, सप्तम्यंत पदों का। तो अब क्या अर्थ हो जाएगा कि जहाँ पर औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद होगा वहीं पर क्या होगा? उसके अव्यवहितोच्चारिते सति पूर्वस्य कार्यम बोध्यम, इस तरह का अर्थ हो जाएगा ना जी। अब ये कहाँ जाएगा? तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, जहाँ पर औपश्लेषिक अधिकरण सप्तमी होगी वहीं पर जाएगा ना जी। हाँ। तो चलिए ध्यान रखिएगा, अभी सती सती वाला सब दिमाग से निकालिए। वही मैंने कहा था, अभी शुरुआत में समझने के लिए अच्छा है, लेकिन अब आप समझने लायक हो गए तो अब पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है। हाँ चलिए, अभी पाठ लगाइएगा तभी जाके होगा, ठीक है? हाँ जी। चलिए। हाँ। एवं च तुल्य न्यायात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्रापि औपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमी। हाँ। ततश्च अचि इत्यादि सप्तम्यन्तार्थे अकारादौ उच्चारिते सामीप्य संबंधेन विद्यमानस्य पूर्वस्य कार्यं स्यात् इत्यर्थः फलति। विद्यमानस्य, विद्या क्या होता है? विद्यमानस्य, ठीक है ना? चलिए, अचि इत्यादि जो सप्तम्यंत पद हुआ, ठीक है ना? तदर्थे उसका अर्थ क्या होगा? अकार आदि होगा ना? तो वही लिख रहे, देखिए सही। अचि इत्यादि सप्तम्यंतार्थे अकारादौ उच्चारिते सामीप्य संबंधेन विद्यमानस्य पूर्वस्य कार्यम स्यात्, ठीक है ना? अरे औपश्लेषिक सप्तमी मानी ना, तो अकार आदि जब उच्चरित होंगे तो सामीप्यादि संबंध है ना, ठीक है ना? सामीप्य मतलब क्या बताया? कालकृत वर्णकृत व्यवधाना भाव, यही सामीप्य है ना? तो सामीप्य संबंध है ना, विद्यमान जो एक पूर्व में जो भी होगा उसको कार्य होगा। तो यहाँ पर अचि इत्यादि के सप्तम्यंतार्थ कौन हुआ? जैसे शुद्धि उपास्य में कौन हुआ? उकार हुआ ना? उसके उच्चारिते सामीप्य संबंधे न विद्यमान पूर्व में कौन है? इक है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि कालकृत वर्णकृत कोई भी व्यवधान नहीं है ना, नहीं है। तो वही तो सामीप्य संबंध है ना, पूर्व में कौन आया? कौन आया? आपका इक आया ना, तो उसी को कार्य होता है, तो उसी को यण होता है। तो चलिए, समिधम और दज्जुदकम में उकार को नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए पढ़ो। हाँ। ततश्च अचि इत्यादि सप्तम्यन्तार्थे अकारादौ उच्चारिते सामीप्य संबंधेन विद्यमानस्य पूर्वस्य कार्यं स्यात् इत्यर्थः फलति। इत्यर्थः फलति, ठीक है ना? जी। किसका? तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य का, पंडित जी? अरे तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य का ये अर्थ हुआ ना कि सप्तम्यन्तार्थे उच्चारिते सामीप्य संबंधेन विद्यमानस्य पूर्वस्य कार्यं स्यात्। चलिए, हाँ वही। न तु अव्यवहितोच्चारिते इति अव्यवहितत्व विशेषणम् उच्चारिते देयम्। हाँ, न तु अव्यवहितोच्चारिते इति अव्यवहितत्व विशेषणम् उच्चारिते देयम्। ठीक है ना? अव्यवहितत्व विशेषणम् उच्चारिते देयम्। अव्यवहितोच्चारिते क्या लिख रहा है महाराज जी? आप में पढ़िए तो। महाराज जी,
अरे आप में पढ़िए ना, आपके पास कोई दूसरा पुस्तक है कि वही है? दूसरा पुस्तक है। पढ़ो ना उसमें से। नतु नतु व्यवहित उच्चारिते। नतु अव्यवहित है कि नतु व्यवहित है? नतु अव्यवहित उच्चारिते। तो वह लिखा है। नतु लिखा है। अरे तुम चुप रहो ना, अभी रुको तो सही, अभी अंड बंड लग गए, उनको सुनने दो। बोलो महाराज जी। नत्व व्यवहित उच्चारिते इति अव्यवहितत्व विशेषणम उच्चारिते देयम्। अच्छा, न तू क्या लिखा है? न तू अव्यवहितोच्चारिते जी इति अव्यवहितत्व विशेषणम उच्चारिते देयम्। अच्छा हाँ, ये अव्यवहित तो विशेषणम अव्यवहितोच्चारिते पहले बोल रहे थे ना। हाँ तो वही कह रहे कि अव्यवहितोच्चारित कह रहे थे, वहाँ अव्यवहित तो उच्चारित में विशेषण दे रहे थे ना। वो न देयम, न का अन्वय न देयम में करिए। क्यों? क्योंकि सामीपिक अधिकरण सप्तम्यैव तल्लाभात। सामीपिक अधिकरण सप्तमी मानने से ही उसका लाभ हो जाएगा। लगा कि नहीं? अरे अचि में औपश्लेषिक सप्तमी मानने से ही ये काम हो जाएगा। चलिए, अभी भी थोड़ा इनका दूसरी ओर ही जा रहा है मतलब, लेकिन फिर भी चलिए कुछ कुछ तो मिला। बाकी टीकाकारों के आसपास तो आए। ठीक, औपश्लेषिक तो सप्तमी माने, लेकिन चलिए अभी भी थोड़े दूर तो है ही उनसे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी लगाए इनको। अरे पहले हम क्या बोल रहे थे कि सप्तम्यंत पद अर्थे गम्ये उच्चारिते अव्यवहितोच्चारिते सति पूर्वस्य कार्यम बोध्यम, यही अर्थ किए थे ना। तो अव्यवहित कह रहे थे ना, अब अव्यवहित कहने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अरे अव्यवहित कहने की जरूरत नहीं है। क्यों अव्यवहित? क्योंकि अचि वो सब सामीपी औपश्लेषिक अधिकरण माना ना। औपश्लेषिक अधिकरण है सप्तमी माने ना, तो औपश्लेषिक मतलब सामीपिक। तो सामीपिक मान लिया, उसी से अव्यवहित का लाभ तो हो ही गया ना। सामीप्य का अर्थ ही होता है व्यवधान अभाव। सामीप्य का अर्थ ही होता है व्यवधान अभाव। तो जब औपश्लेषिक सप्तमी मान ली तो व्यवधान अभाव तो स्वतः सिद्ध हो गया, तो अव्यवहित कहने की जरूरत नहीं है। इति विशेषणम न देयम, ऐसा कह रहे। पढ़ो पढ़ो। न तो अव्यवहितोच्चारिते इति अव्यवहितत्व विशेषणम उच्चारिते देयम्। हाँ सामीपिकाधिकरण सप्तम्यैव तल्लाभात्। हाँ, सामीपिकाधिकरण सप्तम्या एव तल्लाभात्, सप्तमी से ही उसका लाभ हो जाएगा। औपश्लेषिक सप्तमी माने न, उसी से उसी का लाभ हो गया। सामीप्यस्य च तत्र कालतो वर्णतश्च व्यवधाना भावात्मकत्वात्। यहाँ सामीप्य क्या लेना है? तो कालतः वर्णतः व्यवधाना भाव रूप सामीप्य लेना है। तो एवंच तत्र अब ये अव्यवहितत्व कहाँ से आ रहा था? करण अव्यवहित कैसे लब्ध हो रहा था? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे में निर्दिष्ट जो पद था उसमें निरुपसर्ग का अर्थ नैरंतर्य किया था, वही का आया था ना। अरे दिशी तो उच्चारण क्रिया, लेकिन नैरंतर्य उच्चारण मतलब अव्यवहित उच्चारण। तो अब अव्यवहित विशेषण देने की जरूरत है नहीं है ना? इसका मतलब निर देने की जरूरत नहीं है, निर की निरुपसर्ग की जरूरत नहीं है। तो वही लिखा, आगे पढ़ो। एवंच तत्र नैरंतर्यार्थम निर्ग्रहणम न कर्तव्यम। आया ना? अरे अव्यवहितार्थम निर्ग्रहणम न कर्तव्यम। इदंच कुत्र स्पष्टम? इदंच स्नुक्रमोः इति सूत्रे तत्र च दीयते इति सूत्रे च कह्यते स्पष्टम। हाँ, ये जो सूत्र का बताया ना स्नुक्रमोः, और दूसरा कौन सूत्र बताया? तत्र च दीयते। इस सूत्र के कैयट में स्पष्ट है। लगा कि नहीं? चलिए, मतलब वहाँ कैयट नहीं, ये सब बातें बताई है, निर्ग्रहण की कोई जरूरत नहीं वगैरह वगैरह। चलिए, अधिकरण त्रैविध्यम तु कारकाधिकारे आधारोधिकरणम इत्यत्र स्पष्टीकरिष्यते। हाँ, वहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे कि अधिकरण 3 प्रकार का होता है, तो कौन 3 और कहाँ क्या क्या उसका दृष्टांत है, तो वो स्पष्ट करेंगे पूरी ओर से। अभी केवल औपश्लेषिक को लेके निकलिए, है ना? पहली फुर्सत में निकल जाइए। चलिए, तो ये हुआ। अभी तो क्या मतलब समझे आप कि कहने का तात्पर्य अचि में जो सप्तमी है वो भाष्य से क्या आ रहा है? औपश्लेषिक सप्तमी है। ठीक है ना? आप लोग अभी इतना समझ के रखिए।
वो बताने के लिए था, बालकों को बताने के लिए कि सती सप्तमी होता है, अति सती अच के होने पर ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है चलिए, लेकिन अब ध्यान दीजिए वो भाष्य से क्या निकल रहा है, औपश्लेषिक सप्तमी है, ठीक है ना। तो अति अच से समीपवर्ती जो ईक है उसको क्या होता है, यण होता है। तो अच से अव्यवहित वही अर्थ बोलेंगे, बात तो वही है। अब औपश्लेषिक सप्तमी जहाँ होती वहाँ तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य कह देता है कि अव्यवहित पूर्वस्य कार्यम बोध्यम। तो अच से अव्यवहित पूर्व में जो ईक है उसके स्थान में यण होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये अर्थ हो जाएगा, अर्थ उसी तरह का होगा, कोई अंतर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए लेकिन ध्यान रखिएगा अति में औपश्लेषिक सप्तमी मानने वो भाष्य के अनुसार वही आ रहा है। चलिए, और जहाँ औपश्लेषिक सप्तमी होती है ना वहीं पर ये आपका जाता है कौन, इको ये तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य। और जैसे आपको बताया था ना, एक कहाँ दोष आया था एक जगह, तस्मिन् नीति का बाल मनोरमा देखे थे वहां पर, वो कर्तृकर्मण हो कृति में देखा था ना, कर्तृकर्मण हो कृति में दोष आया था ना। वहां पर जगत कर्ता में तो हो रहा था आपकी षष्ठी, लेकिन कर्ता जगत हमें नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर भी तस्मिन् नीति लग जाता था। तो वहां पर फिर क्या बताए थे कि कहीं कहीं पर भाष्य प्रामाण्यात नहीं भी जाता है, इस तरह करके उत्तर दिए थे ना, कोई सही से उत्तर नहीं आया था। वो कहा कि कहीं कहीं पर नहीं जाता है तस्मिन् नीति, ऐसा करके निकल गए। लेकिन ऐसा कैसे करेंगे, तो वहां पर देखिए अब तस्मिन् नीति कहाँ लगता है, जहाँ पर औपश्लेषिक सप्तमी हो वहीं पर जाता है। और कर्तृकर्मणो हो कृति में, जो कृति में सप्तमी है ना वो कैसी सप्तमी बताई थी, सती सप्तमी, वो सती सप्तमी है, ठीक है ना। तो सती सप्तमी है तो कृदंत के होने पर चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, चाहे व्यवहित रहे चाहे अव्यवहित रहे, वहाँ सब जगह वहाँ पर कर्तृ कर्तरी अनुक्ते कर्मणि च षष्ठी स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक। वहाँ पर तस्मिन् नीति जाएगा ही नहीं, क्योंकि तस्मिन् नीति कहाँ जाएगा, जहाँ पर औपश्लेषिक सप्तमी होगी वहीं पर जाएगा, लगा ना। ये उत्तर होगा उसका सही से। तो चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी थोड़ा लगा लीजिएगा, बाद में जाके फिर से एक बार वो पदार्थ तो समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए जी। देखिए अभी मूल क्या हुआ आपका, अर्थ क्या हो गया, अभी ध्यान दीजिए। अति में औपश्लेषिक सप्तमी मानी, ठीक है ना, भाष्य के अनुसार। तो अब अर्थ हुआ और वो स्थाने माने तो आएगा ही, उसमें तो कोई अंतर नहीं करना है। तो अच से अव्यवहित पूर्व में जो ईक है उसके स्थान में यण होता है, ठीक है ना। तो इधर से बोले तो ऐसे बोलेंगे, और ऐसे बोले ईक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, तब भी वही बात है ना। तो हम लोग प्राय सब लोग जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, ईक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, तो ऐसे कहते हैं ना। तो ये उसका वही बात है, ठीक। चाहे अच से पूर्व में ईक को यण होता कहिए, चाहे ईक को यण होता है अच परे रहते, एक ही बात होगी ना। अव्यवहित ध्यान देना है। चलिए तो अभी संहितायाम सब है, संहिता के अधिकार में सूत्र है, तो क्या अर्थ लब्ध हुआ भार्गव, इक स्थाने यण स्याद् अचि संहितायाम विषये। किसी का परिष्कृत बोलेंगे तो कारण क्या बोलेंगे, अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः स्थाने यण स्याद् संहितायाम विषये, ठीक है ना। तो चलिए जी अभी सूत्र से रखिए, तो आगे की बातें हो गई, संहिता अधिकारों प्रत्याख्याता वगैरह हो गई। चलिए जी। हाँ क्या दृष्टांत बताया, सुधि उपास्य इति स्थिते, ठीक है ना। सुधि उपास्य है ऐसे है, तो देखिए सुधि उपास्य कैसे बना है ये देखना होगा ना। तो देखिए सुधि ही पहले बना लेंगे, सुधि ही, ठीक है ना। सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधि ही, क्या करेंगे, सुधि ही मतलब सुष्ठु ध्यायन्ति, अरे ध्येय चिंतायाम धातु से बनाया है, तो सुष्ठु ध्यायन्ति मतलब अच्छी तरह से चिंतन जो करता है ना उसको क्या कहता है, सुधि ही कहता है, ठीक है ना। उसी को सुधि ही कहा जाता है। और अच्छी तरह से जो चिंतन मनन करता हो उसको क्या कहा जाता है, सुधि ही, ये कहा जाएगा ना। तो चलिए तो सुधि ही ये हो गया। अरे चिंतन तो बहुत लोग करते हैं ना, सब लोग तो करते हैं, लेकिन अच्छी तरह से चिंतन करना, ठीक है ना, शास्त्रीय रूप से, उसको सुधि ही कहेंगे। बाकी चिंतन तो सब, अब घर का चिंतन वो सब नहीं करते होंगे, तो शास्त्र का ऐसा जो चिंतन अच्छी तरह से करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सुधि ही कहा जाता है।
तो ये शुद्धि ही अभी बनाएंगे पूरा शब्द, लेकिन अभी शुद्धि ही समझ में आया ना अर्थ, ये शुद्धि ही कर दिया। और आगे उपासितुम योग्य उपास्य, क्या कर देंगे? उपासितुम योग्य उपास्य, ठीक, मतलब उपासना करने योग्य जो हो उसको क्या कहा जाएगा? उपास्य कहा जाएगा। एक होता है उपासक होता है, एक उपास्य होता है, ठीक है ना। तो चलिए उपासक किसको कहते हैं? उपासना करने वाले को उपासक कहते हैं, ठीक। और उपास्य किसको कहते हैं? कि उपासना करने योग्य जो हो वो क्या कहलाए? उपास्य कहते हैं, उसको उपास्य कहते हैं। तो चलिए उपास्य बन गया। अब शुद्धि भी उपास्य शुद्ध्युपास्य, विग्रह क्या करेंगे? अरे शुद्धि भी उपास्य इति शुद्ध्युपास्य। महाराज जी कौन समाज किया? वो महाराज जी कर गए हैं। चलो छोड़ो, अभी शुद्धि भी उपास्य जोड़ दो यार, क्या करते हैं आप लोग। भार्गव ही नहीं होगा फिर। आ गए। चलिए अब जिस तो शुद्धि भी उपास्य शुद्ध्युपास्य ये किया, ठीक है ना। कब कटे थे करण? उपास्य का आपने कहा था ना, उपास्य उपास्य। चलिए वही उपासक और उपास्य होता है। तो उपास्य मतलब उपासना करने योग्य जो हो उसको उपास्य कहते हैं ना। ये मेरे बहुत उपास्य है, ये मेरे उपास्य है। तो चलिए ऐसा होता है, तो वही उपास्य है। तो शुद्धि भी उपास्य शुद्ध्युपास्य कौन समाज किया? तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। चलिए कौन सूत्र से होगा? शुद्धि भी उपास्य हमें तृतीया तत्पुरुष समास। अरे कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र है ना। कर्तृकरणे कृता बहुलम, हाँ, क्या है उसका अर्थ? कर्तृकरणे कृता बहुलम। हाँ, कर्तरी करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। क्या बोले? कर्तरी करणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। हाँ, देखिए क्या कह रहा है? कर्तरी अथवा करण में तृतीया हो तो उस तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंतेन सह समस्यते, इस तरह से अर्थ कर दीजिएगा, ठीक है ना। कर्तृवाचक तृतीयांत समर्थ सुबंत कृदंतेन समर्थेन सुबंतेन समस्यते। और करण भाव की भी इस तरह करके करणार्थक तृतीयांत समर्थ सुबंत कृदंतेन समर्थेन सुबंतेन समस्यते, ठीक है ना। कर्तृवाचक करणवाचक तृतीयांत यह समर्थ सुबंत सह कृदंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। तो चलिए इस तरह से कर देंगे अर्थ। तो यहाँ पर देखिए उसका दृष्टांत देखिए, हरिणा त्रातः, ये क्या ना, हरिणा त्रातः, यहाँ हरिणा त्रातः है। तो यहाँ देखिए त्रातः मतलब रक्षित, यही होगा ना। अरे हरिणा त्रातः मतलब हरिणा रक्षित, ठीक है ना। तो हरिणा यहाँ क्या है? हरि में जो तृतीया है वो कौन अर्थ में आई है? करणार्थक है कि कर्तृर्थक है? हैं? यहाँ पर हरिणा त्रातः, कौन अर्थ में तृतीया है? ये कर्ता अर्थ में है। हाँ, कर्ता अर्थ में है भाई, करण थोड़ी नहीं होगा। हरि कोई किसका करण, कौन मतलब करने वाला कोई और होगा। अरे हरि ही रक्षा कर रहा है ना, तो फिर हरि ही तो करता हुआ सीधे। तो देखो आप लोग तो मतलब करण कैसे, अरे रामेण हतः ऐसा कहे तो राम को रामेण मतलब करण में होता है क्या? रामेण बाणेन, बाण हो तो चलिए वो करण समझ में आता है कुछ। तो यहाँ हरिणा त्रातः है ना, हरिणा रक्षितः। तो
हरि क्या है, करता है ना, तो वहाँ तृतीया आई है, वो कर्ता अर्थ में आई, ठीक है ना, कर्तरी तृतीया है, हाँ तो कर्तृवाचक तृतीया है यहाँ पर, ठीक है ना। और तादृश तृतीयांत पद कौन हो गया, हरिणा ये पद। हरि अग्रेटा हो गया, ठीक है ना, अरे हरि अग्रेटा हो गया, अलौकिक विग्रह में देखेंगे ना, हरिणा हो गया, चलिए ऐसे कहे तब भी ठीक है, हरि अग्रेटा हो गया। उसका किसके साथ समास होता है, कृदंत के साथ, कृदंतेन समर्थेन सुबंतेन समस्यते, कृदंत जो सुबंत होगा उसके साथ क्या होगा, समास होगा। तो त्रात हमें देखिए, त्रा से वो त प्रत्यय किया है ना, निष्ठा प्रत्यय किया है, तो त्रात ये आपका कृदंत हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए ये सुबंत के साथ समास होगा, तो हरिटा त्रात सु का क्या होगा, समास होगा, लगा कि नहीं। समास होगा। हाँ जी। तो क्या हो गया आपका, हरिटा त्रात सु हो गया, समास हो जाने, किसके द्वारा समास किया, कर्तृकरण कृता बहुलम से किया ना। चलिए तो इसे कर दिया, और इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुपलुक कर दिया, हरित्रात बना, और उससे सु फिर प्रातिपदिक करके सु ले आए तो हरित्रात बन गया, ठीक है ना। हरित्रात मतलब क्या हो गया, हरिणात्रात, ठीक है ना, मतलब हरि कर्तिक ताराण कर्म, ये अर्थ हो जाएगा। चलिए तो उसमें अभी मत घुसिए, कोई बात नहीं। हरि के द्वारा जो रक्षित है उसको क्या कहेंगे, हरित्रात, ठीक है ना। जैसे कोई ब्राह्मण है तो क्या कहेंगे, हरित्रात ब्राह्मण, हरि के द्वारा ये रक्षित ब्राह्मण है। चाहे प्रहलाद कह दीजिए, हरित्रात प्रहलाद, हरि के द्वारा जो रक्षित क्या है, प्रहलाद है, हो जाएगा ना। तो चलिए इस तरह से करें। तो ये कौन हुआ, कर्तृवाचक तृतीयांत समर्थ सुबंत का समास किया ना, कृदंत के साथ। अब देखिए करणवाचक तृतीयांत का समास करेंगे ना, तो चलिए उसका देखिए, तो उसका भी दूसरा दृष्टांत उसी का है, क्या बताया दूसरा दृष्टांत, नखेर भिन्न नख भिन्न। हाँ, तो यहाँ भिद धातु से त प्रत्यय किया है, तो भिन्न बन गया, ठीक है ना, द को न करके, तो भिन्न बना है, ठीक। तो नख ही भिन्न, तो नख ही भिन्न, नख के द्वारा भिन्न, मतलब किसी को वो विदारण कर दिया है, जैसे उसका कर दिया था ना, नख के द्वारा किसका विदारण कर दिया था, वो हिरण्यकशिपु का कर दिया था ना। तो चलिए वही है, तो नख ही भिन्न, ये कर दिया, तो नख ही भिन्न, तो नख यहाँ पर क्या है आपका, कर्ता होगा क्या, नख नहीं, करण अर्थ में, ठीक है ना। यहाँ नख ही में जो तृतीया है ना, वो करण में तृतीया है, ध्यान दीजिएगा। अरे बाणे न हत कहेंगे तो बाण थोड़ी न करता होगा, उसी तरह नख ही हत भिन्न, ठीक है ना। तो नख ही भिन्न, ऐसा कर दिया, तो नख से मतलब जिसका भेदन किया गया वो, तो नख के तो भेदन करने वाला तो कोई और था ना, अरे नृसिंह भगवान जो भी थे वही थे ना, ये नख तो क्या है, अब उसका करण हुआ, ठीक। तो चलिए वही लिखा, नख ही भिन्न, तो यहाँ करणवाचक तृतीया है ना, मतलब करण में तृतीया है ना, तादृश तृतीयांत पद कौन हो गया, नख ही, नख बीस ये हो जाएगा ना। और उसका कृदंत समर्थ सुबंध के साथ, कृदंत प्रकृति के समर्थ सुबंध के साथ क्या होगा, समास होगा, तो वो क्या हो गया, कृदंत प्रकृति समर्थ सुबंत भिन्न सु हो जाएगा ना, तो उसके साथ समास हो जाएगा, नख भिस और भिन्न सु का। तो चलिए समास हो गया, तो समास हो गया तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपलुक हो जाएगा, तो क्या बच गया, नख भिन्न, ये बच गया ना, और सु लाके सुरु तो विसर्ग कर दीजिए, नख भिन्न, ठीक है ना। तो नख ही भिन्न, मतलब नख के द्वारा भिन्न, मतलब विदारण कर दिया है जिसका, उसको क्या कहेंगे, नख भिन्न कहेंगे। तो चलिए ये हो गया, आया ना समझ में, आया। कर्तृकरण कृता बहुलम, उसी तरह का ये भी है आपका, है कौन, सुधि भी उपास्य, ठीक है ना, मतलब सुधियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उपास्य, उपासना करने योग्य कोई भी देवी देवता जो भी होता है, विष्णु हो चाहे शिव हो, ठीक है ना। तो सुधि भी उपास्य, तो यहाँ उपास्य में क्या किया आपने, उप पूर्वक आस धातु से, ठीक है ना, कौन प्रत्यय कर दिया है, अणियत प्रत्यय किया है, कौन प्रत्यय किया है, अणियत प्रत्यय किया, री हलोर अणियत,
रिदंत चाहे अलंत धातु हो ना, तो उसको क्या होता है, अण्यंत होता है। तो चलिए आस जो है वो अलंत है ना, अलंत है। तो उसको क्या अण्यत कर दिया, अण्यत का य बचता है, तो उप आस य, तो मिला दीजिए, उपास्य बन गया ना। ये कृदंत, ये अण्यत आपका कृत के उसमें है, कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। अरे धातु से विहित जो कृत भिन्न तिंग भिन्न जो प्रत्यय होते हैं ना, वो सब कृत कहलाते हैं। किसको कृत कहते हैं, कृद तिंग, मतलब धातु हो विहिता कृत भिन्ना, ये प्रत्यय ते सर्वे कृत वाच्या, वो कृत कहलाते हैं। लगा कि नहीं, लगा। किसको कृत कहते हैं भार्गव, कृदंत से जो विहित है तेरी के कृदन से कोई विहित होता है, कोई कृदन से विहित तो सु होता है, वो आपका तिंग वो है कृत प्रत्यय। कथे हो तुम तो, मतलब कौन, मतलब बोलिए महाराज जी, किसको कृत प्रत्यय कहते हैं। अरे राम, गई भैंस पानी में। चलो और बोलो, बोलिए करण, बोलो क्या, किसको कहते हैं कृत प्रत्यय। धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय होते हैं उसको। हाँ भार्गव, कहाँ कृत से विहित बोल रहे हो, धातु से विहित कहो भाई। जी। धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय है, धातु से विहित हो और तिंग भिन्न हो, ऐसे जो प्रत्यय होंगे उसको क्या कहेंगे, कृत कहेंगे, ठीक है ना। अरे धातु से विहित दो ही होते हैं, एक तो तिप विहित होते हैं, और वो बाकी के ये सब अण्यत यत ये जो है ना आपके ये सब, तो वो अब धातु से विहित तो तिंग भी हुआ, वो भी हुआ, अण्यत यत ये जो हो रहे हैं सब, तो इसमें से कौन सा कृत माना जाए। तो धातु से विहित हो और तिंग से भिन्न हो, ये सब क्या कहलाएंगे, कृत कहलाएंगे। तो आपका जो रिहल और नियत से नियत हुआ, वो किससे विहित किया था, धातु से विहित किया था, उपपूर्वक आज धातु से विहित किया था ना। तो आज धातु से किया था और तिंग भिन्न है कि नहीं है। तो एक आपका कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो कौन, अण्यत प्रत्यय। तो ये जब अण्यत कर दिया तो क्या बन गया, उपास्य बन गया ना, ये कृदंत हो गया। और कृदंत जो होता है, अब कृत प्रत्यय अंत में है जिसके उसको कृदंत कहेंगे, तो उपास्य में कृत अंत में है कि नहीं है, तो ये कृदंत हो गया। तो चलिए कृदंत हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा सु आ जाएगा, तो उपास्य बनाया है, ठीक। तो चलिए, और शुद्धि विहि में जो तृतीय अंत बनाया ना, अब शुद्धि विहि में जो तृतीया की गई है, करण कौन सी तृतीया लग रही है, करणे के कर्तरी, कर्तरी तृतीया, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये कर दिया, कर्तृवाचक तृतीयांतम यत् समर्थम सुबंतम, ठीक है ना। कर्तृवाचक तृतीयांतम यत् समर्थम सुबंतम तत् कृदंत प्रकृति का समर्थ सुबंत ही समझते। तो चलिए, वो सुधि भी का वो समास होगा ना, सुधि अग्रे भीष उप अग्रे सु, यहाँ पर समास हो जाएगा ना। कौन समास कहा जाएगा, ये सच तत्पुरुष, ये तत्पुरुष कहलाएगा। और तृतीय, इसको हम तृतीय तत्पुरुष कहते, लगा कि नहीं। चलिए, तृतीय तत्पुरुष करने वाले और भी सूत्र है, लेकिन अब समझ में आना चाहिए, यहाँ ये सूत्र से जब प्रसंग आए तो अब आना चाहिए, ठीक। तो चलिए, ये कर दिया। तो शुद्धि विहि उपास्य शुद्धि उपास्य ये बनाया। तो अलौकिक विग्रह क्या हो गया यहाँ पर महाराज जी, क्या होगा अलौकिक विग्रह, शुद्धि और भी और उपास्य सु, सुधि और भीष और उपास्य और सु और महाराज जी और करण और सब ये और क्या कर रहे हैं भाई, पागल है आप तो, मतलब। अरे सुधि भीष उपास्य सु ये बोलिए ना, और क्या बोल रहे, और क्या होता है अलौकिक विग्रह में, हैं। सुधि अग्रे भीष ऐसे बोल दीजिए, बोलना हो तो अग्रे बोलिए, और तो बिल्कुल मत बोलिए, और ना बोलना हो तो सुधि भीष उपास्य सु, ये हो गया ना। तो चलिए, ये अलौकिक विग्रह कर दिया। अब समास हो गया, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक हो गया, तो क्या बच गया, शुद्धि और उपास्य, क्या बोले महाराज जी, शुद्धि उपास्य, हाँ सुधि उपास्य। तो चलिए, शुद्धि उपास्य, इसी स्थिति में आपका कौन सूत्र लगेगा, शुद्धि उपास्य इको एणची लगेगा, लगा कि नहीं, इसी स्थिति में लग जाएगा, ठीक है ना। और तो देखिए यहाँ पर देखिए, अत से अव्यवहित पूर्व में एक है कि नहीं है,
है। अच से अव्यवहित पूर्व में इक है, तो अच कौन हुआ पहले ये बताइए। अच्छा उपास्य का ऊ, ठीक है ना। उससे अव्यवहित पूर्व में जो इक, कौन इक हुआ, शुद्धि का ई। हाँ ई आ गया, ठीक। उसको क्या होता है, यण होता है, ठीक। तो यण करना है आपको शुद्धि के इकार को, तो इकार को यण करना। यण में कौन कौन आते हैं महाराज जी, य व र ल। ये चार है, तो चार में से कौन किया जाए भाई, चारों उपस्थित हो गए ना, यण स्यात् कहने से चारों आ गए ना, तो कौन किया जाएगा महाराज जी। तो यह किया जाएगा। क्यों यह किया जाएगा, क्योंकि ई का जो है ई का तालु है, स्थान है, और यह भी जो है तालु स्थान है। बाकी दो सब अलग अलग स्थान वाले हैं, ठीक है ना। तो स्थान ये देखिए, एक ही स्थानी के स्थान में जब अनेक आदेश की प्राप्ति हो तो कौन परिभाषा सूत्र नियमन करता है, स्थानेंतरतम, ठीक है ना। तो वो बताएगा प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। तो यहाँ प्राप्ति है कि नहीं, अनेक आदेश की प्राप्ति है ना। अरे शुद्धि के इकार को यण करके अवर चारों की प्राप्ति है, तो प्रसंगे सती कौन आदेश किया जाए, तो सदृशतम आदेश स्यात्। अत्यंत सदृश जो आदेश होगा वही किया जाएगा ना। तो देखिए सादृश्य किस किस धर्मों से लेना होता है, करण स्थान अर्थ गुण और प्रमाणकृत। तो अलग अलग बोलो, स्थानकृत अर्थकृत ऐसे बोलो। ये क्या होता है, स्थान अर्थ और कृत कर दिया, क्या बोलो सही से। स्थानकृत अर्थकृत गुणकृत प्रमाणकृत। प्रमाणकृत, तो यहाँ कौन सा लिया जाएगा भाई। अरे यहाँ पर वो देखो, वो स्थानकृत तो लेंगे, लेकिन अर्थकृत ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। यहाँ अर्थ से तो कोई लेना देना नहीं है ना, कि इकार का जो अर्थ है वही अवर में से किसी का हो, तो वो भी नहीं चलेगा। और उसका देखो वो गुणकृत ले सकते हैं क्या, गुण मतलब क्या बताया था, बाह्य प्रयत्न बताए थे ना, प्रयत्न बताया था ना गुण मतलब। तो देखिए यहाँ बाह्य प्रयत्न से काम चलेगा। अरे यवर का कौन बाह्य प्रयत्न है, संवारनाद घोष। कैसे जाने, अन्य शामतु संवारो नादो घोष। अच्छा तो उसमें नहीं आते क्या ये, तो विवार शासा घोष में नहीं है। चलिए नहीं, हाँ कौन कौन आता है विवार शासा घोष में, खयाम यमा खयः अह क अह पौच विसर्ग और शर, यही आते हैं ना, यही आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो सब क्या कहलाएंगे, संवारनाथ घोष कहलाएंगे। तो यवर चारों संवारनाथ घोष वाले हैं। और अच जो होते हैं, अच का कौन होता है बाह्य प्रयत्न, संवारनाथ घोष, उसका भी तो संवारनाथ घोष, अन्य शाम करके वो भी तो आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए संवारनाथ घोष आ गया। अब देखिए शुद्धि में इकार का संवारनाथ घोष हो गया, और यवर चारों भी संवारनाथ घोष है, और सब अल्प प्राण वाले ही तो है, यणश्चाल्प प्राण, और अच के भी तो अल्प प्राणी कहा था, तो सब तो अल्प प्राण। तो इससे तो नहीं हो पाएगा ना, वैसे चारों के चारों बने रहे, तो गुणकृत सादृश्य से काम चलेगा, नहीं चलेगा। प्रमाणकृत देखिए, प्रमाणकृत सादृश्य देखिए, तो स्थानीय जो इकार है उसकी कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, 2 मात्रा। करण कह रहा है 1, भार्गव कह रहा है 2, महाराज जी आप बताइए कितनी है, 2 मात्रा है। महाराज जी भी 2 कह रहे, करण तुम्हारा पल्लू तो गया, बताओ। 2 मात्रा, इकार दीर्घ है, 2 मात्रा। तो फिर तुमको अभी ह्रस्व दीर्घ में बताना पड़ेगा, तो शुद्धि है ना, दीर्घ इकार है भाई। तो चलिए, तो 2 मात्रा है, ठीक है। तो 2 मात्रा, और आपके आदेश जो प्राप्त है यवर वो चारों के चारों कितनी मात्रा वाले हैं, तो फिर वो भी तो सब समान रहा, कोई तो नहीं हुआ। तो चलिए अब किससे लिया जाए, स्थानकृत लिया जाएगा ना। तो स्थानकृत मतलब वो तालवादी स्थानकृत, तो वहाँ पर इकार का स्थानीय है, उसका स्थान कौन है, तालु स्थान है। तो ऐसा तालु स्थान वाला कौन है आदेश में, यही है, यही है ना, तो यही किया जाएगा।
तो ई के स्थान में यह कर दिया तो क्या हो गया, सुधी उपास्य में अब ई को यह हो गया तो क्या हो जाएगा, सुधई उपास्य, ये बन जाएगा ना, सुधई उपास्य। तो चलिए स्थिति बना दी, ठीक है ना। तो अभी देखिए किम कौन से सादृश्य लिया गया, स्थानकृत सादृश्य लेकर के अत्यंत सदृश कौन हो रहा है, इकार को यकार हो रहा है ना, तो वही किया। ठीक, आगे की पंक्ति पढ़ो क्या लिखा है। स्थानत आंतर्याद ईकारस्य यकारः। लगा कि नहीं, यही बात लिखी है भार्गव, ठीक है ना। स्थानतः आंतर्यात मतलब स्थानकृत आंतर्यात, आंतर्यात मतलब क्या होगा, सादृश्यात्, सादृश्यात, ठीक है ना। अरे अंतर शब्द सदृशार्थक, अंतरस्य भाव आंतर्यम, तो सादृश्य हो जाएगा ना, तो आंतर्यात बराबर सादृश्यात। चलिए स्थानतः आंतर्यात मतलब सादृश्यात, स्थानकृत सादृश्यात इकारस्य कः आदेशः, यकार, ठीक है ना, यकार हो गया। तो चलिए ये स्थानांतर तमा ने व्यवस्था की, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये भी परिभाषा सूत्र यहाँ व्यवस्था करने के लिए है। तो क्या स्थिति बन गई, शुद्धि उपास्य के स्थान, अब जगह उपास्य इति जाते, लग गया ना, ये बन गया, ठीक, सुधई उपास्य। ठीक, अब देखिए उपास्य उपास्य लिख रहे हैं, ठीक है ना। अरे सुधी उपास्य इति स्थिति लिखे थे, अब लिख रहे सुधई उपास्य इति जाते, तो उपास्य से वो अब सु ले आए, लेकर के लिख रहे हैं, ठीक है ना। अरे वो समुदाय से हम जो सु लाते हैं ना, उसका ही उन्होंने विसर्ग कर करके लिख रहे हैं। वस्तु तो हम तो क्या करते, प्रक्रिया हमारी कैसे चलती, सुधी उपास्य बना, फिर सुधी उपास्य में जो जो सूत्र लगते इको इत्यादि इत्यादि सब लग जाए, उसके बाद में उस प्रातिपदिक से फिर सु ले आते, तब जाके शुद्धि उपास्य बनता है। ठीक, अब इन्होंने उपास्य बनेगा, वो शुद्धि उपास्य बनेगा, उसका अलग तोड़ के लिखा है शुद्धि उपास्य, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रक्रिया हमारी ऐसे नहीं चलती, हम लोग समास करते शुद्धि भी उपास्य, शुद्धि उपास्य, अलोक विग्रह करते शुद्धि भीष उपास्य सु, उसके बाद समास करते हैं कर्तृकरणे कृता बहुलम इत्यनेन समास किसका, शुद्धि भीष उपास्य सु का, और उसके बाद समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर देते हैं, उसके बाद शुद्धि उपास्य बचता है। अब हम यहाँ पर जो सूत्र लगाने सब लगा लेते हैं, शुद्धि उपास्य बन जाए, उसके बाद प्रातिपदिकत्वात् फिर समुदाय से सुप आएगा, वो अलग आएगा, बाद में आएगा, और तब जाके पूर्ण रूप बनता है शुद्धि उपास्य, ऐसे बनता है। लेकिन दीक्षित जी क्या, शुद्धि उपास्य बनता है परिनिष्ठित, उसको फिर तोड़ दिया, अलग कर दिया शुद्धि उपास्य। अब यहाँ पर बालकों को समझाने के लिए चल रहा है, लगा कि नहीं, वरना प्रक्रिया आप ध्यान रखेंगे इस तरह से चलता है। ठीक, हाँ जी, हाँ, चलिए तो वही ध्यान रखिएगा, शुद्धि उपास्य इसलिए लिख रहे हैं, वरना आप लोग सोचेंगे अरे अभी विसर्ग आया नहीं, कहाँ से लिख दे रहे हैं। तो चलिए वो परिष्कृत रूप को तोड़ के फिर ऐसे समझाया गया है। चलिए स्थानत आंतर्याद ईकारस्य यकारः। हाँ, तो क्या स्थिति बन गई, सुधई उपास्य इति जाते, इति जाते। ठीक, अब आगे के सूत्र लगेंगे बाद में, तो वो लगेंगे, लेकिन इसको थोड़ा देख लिया जाए। अरे शुद्धि ही भी उपास्य किया था ना, तो शुद्धि कैसे बनाया, उपास्य कैसे बनाया, उसको देख लिया जाए ना थोड़ा, ताकि प्रक्रिया ध्यान में रहे। अरे व्याकरण करेंगे तो मतलब यही होगा ना, अभी शुद्धि के स्थान में इकार को यकार हो गए, तो आप तो लघु सिद्धांत में भी तो जाने थे, अभी थोड़ा यहाँ शुद्धि की सिद्धि देखेंगे तभी तो कुछ होगा। चलो लिख रहे कुछ शुद्धि में, कुछ लिखे जी, हाँ, शुद्धि इति, हाँ देखिए वहीं का प्रतीक लेके शुद्धि की सिद्धि बता रहे, पढ़ो। शुद्धि इति ध्येय चिंतायाम इति धातोः ध्यायतेः संप्रसारणं च इति क्विपि यकारस्य संप्रसारणे इकारे पूर्व रूपे हलस्येति दीर्घे च धी शब्दः। देखिए धी शब्द उन्होंने बनाया, ठीक है ना। अरे सुष्ठु ध्यायन्ति इति शुद्धि, सुष्ठु ध्यायति, अरे ध्यायति बनेगा ना, एक वचन में क्या बनता है, ध्यायति, ध्यायति बनेगा ना, ध्यायति ध्यायतः ध्यायन्ति ऐसे बनेगा ना, तो सुष्ठु ध्यायति इति शुद्धि ही। और यदि बहुवचन में करेंगे सुष्ठु ध्यायन्ति इति शुद्धि यह, तो बहुवचन में बोलेंगे ना, अरे ध्यायन्ति आ गया तो शुद्धि यह बनेगा। अरे शुद्धि, शुद्धि ही, शुद्धि यो, शुद्धि यह, ऐसे बनता है ना रूप। हाँ, तो चलिए
तो यही है, सुष्ठु शुद्धि ही बना रहे, ठीक है ना। तो दी शब्द पहले निष्पत्ति कर रहे, कैसे? तो ध्येय चिंतायाम धातु है, कौन धातु है? जय चिंतायाम। ध्येय चिंतायाम। वो ध्येय चिंतायाम में ध्येय चिंतायाम धातु से कौन सूत्र वार्तिक? ये वार्तिक है आपका, कौन? ध्यायते संप्रसारणम च। तो ये देखिए क्विप भी करता है और संप्रसारण भी करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्विप भी करता है और संप्रसारण भी करता है। चलिए कर्ता अर्थ में क्विप कर दिया, ठीक है ना। तो ध्यायति इति धी ही होगा। तो चलिए क्विप कर दिया, तो ध्येय है और कौन प्रत्यय कर दिया? क्विप प्रत्यय किसके द्वारा? ध्यायते है संप्रसारणम च इस सूत्र के द्वारा। ये वार्तिक है, ठीक है ना, वार्तिक के द्वारा। चलिए कौन से सूत्र में आया है? किसी सूत्र में आया है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। वार्तिक है, वार्तिक पाठ में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए इसके द्वारा की बोरे संप्रसारण भी करेगा। तो संप्रसारण किसको करेगा यहाँ ध्येय में? यकार को करेगा। यकार को करेगा। य को संप्रसारण का क्या होगा करण? ई होगा। ई होगा ना। तो क्या स्थिति बनेगी बोलो? ध ई अ और क्विप। क्या क्या फिर से? ध्येय धातु है पंडित जी, ध्य धातु नहीं है, ध्येय धातु है। तो य को संप्रसारण कर रहे हैं, अभी ध्यान दो थोड़ा जी। ध ई अ आई और क्विप। अरे क्या कर रहे हो भाई? भार्गव तुम बोलो। ध ई आई नहीं होगा। हाँ क्या क्या बोलेंगे भार्गव? ध ई आई। अब बोलो करण, तुम क्या कह रहे हो? ध ई अ आई। ये अ कहाँ से कहाँ है? अ कहाँ से आया? हाँ हाँ नहीं आएगा। अरे यही है ना। तो य को स्थान में कर दिया तो अ ही बचा है ना। अरे हर के पीछे अ, सबके पीछे अ आता है क्या? तो मतलब वाह उठ में देखे तो सबके पीछे अ लगाना कहाँ सीखे हो? अरे वहां पर वाह उठ में भी तो अ ही बोल रहा था। तो तुमको क्या होता है, मतलब संप्रसारण करने के बाद पीछे जो होता है उसको अ हो जाता है क्या? नहीं। कहाँ से आदत लगी है? वो वहां उठ में भी तो यही बोला था ना कल। क्या कह रहा था कि वह अ बोल रहा था, बताइए। तो चलिए, अरे आई है ना, य को ई करेंगे तो क्या स्थिति बनी करण? ध ई आई क्विप। क्विप का सर्वापहार लोप हो जाएगा तो क्या बनी? अरे सब लोप हो जाएगा। क्विप में पकार की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम। हलंत्यम से। तो हलंत्यम से ईद, अरे उपदेश अंत्यम हल ईद से है कि नहीं महाराज जी? तो उससे हो गई, तो तस्य लोप से लोप कर दिया। क की किससे होगी महाराज जी? महाराज जी को सूत्र ध्यान में नहीं होगा, कोई बात नहीं। कौन किससे होगी करण? लसक व तद्धिते। हाँ चलिए आगे आने वाला है, इसलिए नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो लसक व तद्धिते से कर दिया, तो क की ईद संज्ञा तस्य लोप से लोप कर दीजिए। तो क्या बन गया अभी? वी था ना, उसमें इकार तो उच्चारणार्थ था, ठीक है ना। क्या था? उच्चारणार्थ रखा था, वह बच गया। वो वह की किसके द्वारा होगी ईद संज्ञा? हलंत्यम से। अरे वो कहाँ उपदेश से अंत्यम है हल? अरे उपदेश अवस्था में अंतिम हल तो कौन था? प था ना। प था तो फिर उसके तो कर दिया, ये थोड़ी ना अंतिम हल है। अरे इसकी ईद संज्ञा नहीं होती पंडित जी। अरे इसका सीधे लोप करता है, सूत्र है ना, वेर अपृक्तस्य जी। अपृक्तस्य वे है लोपस्याद। अरे अप्रिक्त जो होता है ना, अप्रिक्त मतलब अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। एकाल वाला जो प्रत्यय होता है ना वो अप्रिक्त संज्ञक होता है। लगा कि नहीं? अरे अप्रिक्त संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। एकाल जो प्रत्यय होता है ना वो क्या होता है? अप्रिक्त संज्ञक होता है। तो यहाँ एकाल प्रत्यय है ना, एक ही अल बचा ना वह, तो इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब वेर अपृक्त से आता है, वो कहता है अपृक्त वे है लोपस्याद। तो अपृक्त जो वह है उसका लोप कर देगा। तो लोप कर देगा तो गया ना, वह भी चला गया, तो सब चले गए ना। तो सबका अपहार हो गया ना, तो इसलिए सर्वापहारे कह देते हैं, ठीक है ना। मतलब सबका अपहार हो गया। तो उसका मतलब ये नहीं कोई सूत्र है कि क्विप का लोप कर देने वाला, एक एक करके ही करेंगे। अब किससे कौन होता है ये ध्यान रखना है।
तो सर्वापहार्य लोप कह देते हैं ना, तो क्या उसको समझते हैं आप लोग? सबका अपहार हो गया, अपहार हो गया मतलब सबका लोप हो गया, सब चले गए। तो कौन, सब सूत्र अलग अलग है ना, ये नहीं कि मतलब एक ही साथ की जला दिए, कोई जला नहीं दिया उसको। सूत्र जाएंगे। तो चलिए, तो मतलब कुछ नहीं बचेगा कहने का तात्पर्य। तो चलिए क्विप गया ना, तो कौन बच गया? ध ई आई। हाँ, तो ध ई आई ये बना ना। अब ई आई, ई को संप्रसारण किया था ना, और पर में अच है कि नहीं है? अरे संप्रसारण जो आपका ई है उससे पर में अच है कि नहीं है? कौन है अच गए? आई है ना। तो संप्रसारणाच संप्रसारणाद अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, तो पूर्व रूप हो जाएगा। तो ई और आई में पूर्व कौन है? ई है ना, तो तद रूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अरे ई को, ई और आई के स्थान में क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? ई होगा। ई हो गया, ये बोलो ना। ध ई क्यों बोल रहे हो? ध थोड़ी न किया उससे। अरे पूर्व रूप किया तो कौन किया? ई किया, ठीक है ना, ई और आई के। तो क्या स्थिति बनी भार्गव? धी बन गया ना। ये जो ई है वो कैसा है? धी का ई रस्व है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है ना। अरे संप्रसारणाच से अण के स्थान में ई किया तो ई रस्व ही हुआ था ना, और संप्रसारणाच से पूर्व रूप कर दिया तो पूर्व में जो ई रस्व था वैसे ही रहेगा ना, तो ई ही रहा, ठीक है ना, रस्व ही है, तो धी रस्व रहा ना। अब एक सूत्र आता है वो दीर्घ करता है, कौन सूत्र है? वही लिख रहे, पढ़ो आगे लिखा है। इतना समझ में आया कि नहीं? आया। तो देखिए वही लिखा, ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यायते है संप्रसारणम च से कर्तरी अर्थ में क्विप भी कर दीजिए और संप्रसारण भी कर दीजिए। क्विप चला गया और यह को संप्रसारण करके ई किया था ना, तो ध ई आई ये बना था। अब संप्रसारणाच से पूर्व रूप कर दिया, तो वही लिखा ना, संप्रसारणे इकारे पूर्व रूपे, इकार पूर्व रूप आदेश कर देंगे। तो सुधी धी रस्व हो गया ना। अब सु अभी नहीं है, केवल धी, धी रस्व है ना, तो धी रस्व है। अब इसके बाद देखिए सूत्र लिख रहे हैं जिससे दीर्घ होने वाला है। क्या लिखा, पढ़ो। ध्येय चिंतायाम धातो हो ध्यायते है संप्रसारणम च इति क्विपि यकारस्य संप्रसारणे इकारे पूर्व रूपे हलश्चेति दीर्घे च धी शब्दः। लगा कि नहीं? अलश्च से दीर्घ किया। अलश्च सूत्र करता है दीर्घ। अलश्च सूत्र क्या करता है? ओहो, अलश्च सूत्र क्या करता है? हलंताद घई स्यात् कह रहा है ना। हमको तो दीर्घ करना है। क्या करना है? दीर्घ करना है ना। तो फिर तो फिर हलह सूत्र है, ठीक है ना, थोड़ा गलत छप गया वहाँ पर। हलह सूत्र है, ठीक है ना। 1 मिनट चालू रखो। क्या आया से हाँ जी, चलिए। तो अलश्च सूत्र नहीं है, अलह सूत्र है, ठीक है ना, थोड़ा गलत छपा है। अलह सूत्र है दीर्घ करने वाला। क्या है अर्थ उसका अलह का? हाँ जी बोलिए, अलह का क्या अर्थ है? आप लोग तो मतलब हाँ, अंगावयवाद हलः परम यत् संप्रसारणम तदंतांगस्य दीर्घः स्यात्। हाँ देखिए, अंग अवयव, अंग पहले देखिए, अंग संज्ञा क्विप को मान के किसकी हुई? अरे ध्येय की होगी ना। अरे जो वो क्विप के पूर्व में जो भी होगा उसकी होगी। तो अभी यहाँ धी है ना अंग करके। अरे सब सूत्र लग गए, संप्रसारण कर दिया, पूर्व रूप कर दिया, तो धी बना है ना रस्व इकारांत। वो पूरा अंग है कि नहीं है? अंग का अवयव कोई हल है उसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कौन? ध है ना। उसके पर में संप्रसारण कोई है कि नहीं है? हाँ, तो चलिए, तदंतांगस्य दीर्घ स्यात्। तो उसमें जो अच है कौन? वो तदंतांगस्य, तदंत जो अंग, उसको क्या होता है? दीर्घ होता है ना।
जी हाँ तो चलिए दीर्घ होता है, चलिए जल्दी करिए थोड़ा। तो उसको दीर्घ होता है तो अच को दीर्घ होगा ना, अच उपस्थित हो जाएगा। हाँ। अरे दीर्घ शब्द के हाँ। द्वारा दीर्घ का जहाँ विधान किया जाता है तो वहाँ क्या किया जाता है? अतः इति षष्ठ्यन्तम् पुनरुपदिश्यते। तो अच आ जाएगा ना, तो अच को दीर्घ होगा, तो धी में अच कौन है? ई तो उसको दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? धी बन गया। धी दीर्घ इकारांत बन जाएगा ना। तो चलिए ऐसे बनाया, लगा कि नहीं? और थोड़ा बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। सुधी धी बन गया, ठीक, इस तरह से धी शब्द बना है। चलिए वही लिखा, पढ़ो जल्दी जल्दी खत्म करो। हाँ। ये चिंतायाम इति धातोः जायते संप्रसारणं च इति कृति यकारस्य संप्रसारणे इकारे पूर्वरूपे हलः इति दीर्घे च धी शब्दः। धी शब्द बन गया, ठीक। चलिए तो ये इसका धी शब्द जो बना तो ध्यायति इति धीहि, ठीक है ना। अरे धीहि मतलब क्या होता है? ध्यायति इति धीहि, क्विप प्रत्यय कर्ता अर्थ में किया था ना। अरे क्विप प्रत्यय करता है तो ध्यायति मतलब ध्यान करने वाला जो होगा, चिंतन करने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? धीहि, ठीक है ना। तो चलिए ये है धीहि, ठीक, ध्यायति इति धीहि। और सुष्ठु ध्यायति इति सुधीहि, ये कर देंगे ना, सु के साथ उपपद समास कर देंगे। तो चलिए सुष्ठु ध्यायति इति सुधीहि, ये बन जाएगा। और बहुवचन बोलेंगे सुष्ठु ध्यायन्ति इति, तो क्या बोलेंगे? सुधीयः बोलेंगे, ठीक। तो चलिए हमको सुधि भी ही बनाना है ना, तो चलिए तई ही सुधि भी ही, ऐसा हो जाएगा। लगा कि नहीं? लगा। सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधीयः और सुष्ठु ध्यायति इति सुधीहि, ऐसे बोलेंगे, ठीक। तो दोनों सही है, ध्यान रखिए, कोई गलत नहीं। तो ये बन गया। केवल धी का क्या बोलेंगे? ध्यायति इति धीहि। हाँ, ध्यायति इति धीहि और सुष्ठु ध्यायति इति सुधीहि, ये कर दिया। ये उपपद समास की तरह हुआ ना, उपपद समास किया गया। तो चलिए उसको उपपद समास अभी समझिए, थोड़ा इधर कार्य आया इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक। आप लोग फिर मिलाते रहिएगा। सुधीहि बन गया ना? बन गया। हाँ चलिए, सुधीहि बन गया। तो ये तो हमने उपपद समास करके किया ना। एक बहुरी समास वाला भी पक्ष है, तो बहुरी करेंगे तो कैसे बनेंगे? तो देखिए वही लिख रहे, पढ़ो। बहुरी करेंगे तो सुशोभना धीहि येषाम् इति वा सुधीयः। सुधीहि येषाम् ते, तो यहाँ धी शब्द जो है वो बुद्धि अर्थक आ जाएगा। सुधीहि येषाम् ते, सु बराबर शोभना, धी मतलब बुद्धि ही, येषाम् ते मतलब अच्छी है बुद्धि जिनकी, उनको भी क्या कहा जाता है? सुधीयः। अरे येषाम् ते है ना, तो सुधीयः करेंगे, यस्य सह करेंगे तो सुधीहि करेंगे। लगा कि नहीं लगा? तो इस तरह से बहुरी कर्प के भी करते हैं, ठीक। चलिए आप लोग ध्यान रखिए। सु बराबर शोभना, धी मतलब बुद्धि ही, येषाम् ते इति सुधीयः। तो यहाँ कौन समास किया? बहुरी समास किया। तो दोनों तरफ से सुधीयः बन सकता है। वो आप सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधीयः करेंगे, उपपद समास तब भी होगा, और बहुरी करेंगे तब भी सुधीयः बनेगा। लगा कि नहीं? लगा। और तई ही उपास्य मतलब सुधि भी ही उपास्य इति विग्रह, किस सूत्र के द्वारा समास किया यहाँ पर? कर्तृकरणे कृता बहुलम। सुधि भी ही उपास्य में, ठीक। कौन समास किया? तृतीया तत्पुरुष समास। चलो पढ़ते चलो, आगे आगे खत्म करो इसको। सुधि भी उपास्य इति विग्रह। हाँ, कर्तृकरणे कृता बहुलम इति समासः। हाँ, सुतो धातु प्रातिपदिकयोः इति भिसो लुक। हाँ, भिसो लुक, भिस का और सुप का, सुप, अरे सु का भी तो लुक होगा जाएगा। अरे उपास्य का जो सु था उसका भी तो लुक हो जाएगा, ठीक जी। चल यहाँ थोड़ी और बात है, इसलिए केवल भिसो लुक लिखा है ना। तो वो है ना आपकी एक परिभाषा है, गति कारकोपपदानाम कृत भी समास वचनम प्राक सुबुत पत्ते है, ऐसा करते हैं ना। गति कारकोपपदानाम कृत भी समास वचनम प्राक सुबुत पत्ते। तो यहाँ आलोक विग्रह जो हम बोले ना, सुधि बीस उपास्य सु, तो उपास्य सु नहीं बोला जाएगा, वो वहाँ उपास्य ही बोला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा वो परिभाषा का अर्थ देख के आइए, और यदि न समझ में आए तो कल पूछेगा, ठीक है ना। वो परिभाषा मैंने आपको बताई, परिभाषा शेखर में मिल जाएगी। गति कारकोपपदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है। तो कृत के साथ जो समास होता है ना, किसका खिस्सा? गति कारकोपपदानाम, गति कारक और उपपदों का जो कृदंत के साथ समास होता है तो वो प्राक सुबुत्पत्ति है, तो वो सुबुत्पत्ति के पहले ही हो जाएगा।
तो उपास्य सु नहीं होगा, उपस्य के साथ ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी। सुधि विष उपास्य ये बोला जाएगा, तो इसी का समास हो जाएगा। और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुप जो अवयव है उसका लुक करेंगे ना, हाँ तो उसका लुक करेंगे तो किसका लुक होगा सुपो धातु प्रातिपदिक अयो से, इसका भी होगा। विष का ही होगा। तो इसीलिए देखो विषो लुक लिख रहा है, ठीक है ना। अरे सु है ही नहीं उपास्य के बाद, तो वो परिभाषा को थोड़ा देख के आइए तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए विषो लुक लिख रहा है। चलिए, तो क्या बन गया अब, सुधि उपास्य। सुधि उपास्य बन गया ना, सुधि उपास्य बन गया। अब इसके बाद सुधि उपास्य इसी स्थिति में कौन लग जाएगा, इको अणची लग जाएगा। हाँ, तो चलिए इको अणची लग जाएगा। सुधि उपास्य इति स्थिते इकारस्य यकारः इति अन्वयः। अरे सुधि उपास्य था ना, क्या लिखे थे मूल में, सुधि उपास्य इति स्थिते, तो उस इति स्थिते का अन्वय फिर आगे किसके साथ करना है, इति स्थिते इकारस्य यकारः इसके साथ करना, ठीक है ना। अरे स्थानतः सादृश्यात् आंतर्यात् इकारस्य यकारः, तो लग गया ना आपको। अरे सुधै उपास्य ये बन गया, ठीक। चलिए, तो अब सुधै उपास्य इति जाते, चलिए फिर इतना रखते, इतना लगा के आइए, फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए रखा जाए फिर इतना। हाँ, तो चलिए अच्छी तरह से लगा के आइए, फिर आगे चलेंगे। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।